Hello everybody, welcome to All Defense Adda 24/7. This side Prince Tyagi, फिजिक्स फैकल्टी। बेटा आप लोगों को सबको एक इवेंट है, लाइक इवेंट भी नहीं, आपके लिए एक सरप्राइज है। एंड दिस डे आई एम गिविंग यू अ टोटल सरप्राइज, द होल ग्रेविटेशन इन वन शॉट फॉर द एनडीए कैंडिडेट्स, फॉर द एनडीए एस्पिरेंट्स। तो बेटा हम अपने सेशन की शुरुआत एक एंथुजियाज्म क्वेट के साथ करेंगे, और वो क्वेट क्या है? बी स्ट्रॉन्गर देन योर एक्सक्यूज। देखिए हर इंसान के पास होता क्या है? हर इंसान के पास होता है सर बहाना, एक्सक्यूज होते हैं, झूठ बोलने की आदत होती है। लेकिन अगर आप अपने बहाने से उठकर सच बात अपने आप सामने आ जाए तो देखिए कितना बेहतर होगा। एक आदमी अपने आप से झूठ नहीं बोल सकता दुनिया से, चाहे कितना झूठ बोल ले। सपोज करो तुम एग्जाम देकर आए, और एग्जाम में आकर तुमसे तुम्हारी मम्मी डैडी भाई फ्रेंड ने या किसी ने भी पूछा, आप कहोगे अच्छा गया था, पता नहीं, लेकिन डीप डाउन तुम्हें पता होगा कि अच्छा था। तो ये एक्सक्यूज बनाना छोड़ो कि यार मुझे नहीं पता था, यार मेरा ये वाला पार्ट क्लियर नहीं था, मेरा लक अच्छा नहीं था। मेहनत करो ना, रोज 6-7 घंटे पढ़ाई करो, अपने क्लियर कंसेप्ट करो। सर प्रॉब्लम ये आती है कि कहाँ पढ़ जाए। देखो सिंपल सी बात है आप लोगों को बताने के लिए मेरे पास कि दिस इज योर अड्डा 24/7। जितने बच्चे मुझे आज पहली बार देख रहे हैं वो लोग इसे क्या करेंगे, डाउनलोड कर लेंगे, और डाउनलोड करने के बाद आप लोगों को ये सारी फैसिलिटीज अवेल आउट होंगी। करंट अफेयर्स है, डेली क्विज है, मैगजीन है, नोट्स एंड आर्टिकल है, वीडियोस है, पावर कैप्सूल है, सब्जेक्ट वाइज क्विज है और जॉब अलर्ट है। बेटा इतना कुछ एक सिंगल ऐप पर बच्चे ढूंढते रहते हैं, लिखते रहते हैं। ग्रेविटेशन क्वेश्चन गूगल सर्च करो, मैग्नेटिज्म क्वेश्चन सर्च करो, यहाँ तुम्हें सब कुछ मिल रहा है। एवरीथिंग, डेली क्विज हो रहे हैं। तो बेटा इसका जो लिंक है इट इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन। और जो आज की हमारी क्लास है, देखिए ये डिफेंस अड्डा 24/7 का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, वो प्लेटफॉर्म पे जिसे आप अभी मुझे देख रहे हैं। यहीं पे आपको सारी इंफॉर्मेटिव वीडियो, यहीं पे आपको सारी जितने भी डाउट सेशन है, जितने भी एक्सपर्ट फैकल्टीज हैं उनसे रिलेटेड जो भी उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स करे हैं, जितनी आपकी डेमो क्लास हैं, जितने आपकी मैराथन, सब कुछ एक सिंगल चैनल पे मिलेगा। तो इसे सब्सक्राइब करके रखना। और देखो मेरी बात सुनो, आज का सेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? तुम्हें सबको पता है कि एनडीए एग्जाम राउंड द कॉर्नर है, और ऐसे टाइम में बच्चे करते क्या हैं, बच्चे जाते हैं डिफरेंट चैनल्स पे, और वहां जाके क्या देखते हैं कि लोग पढ़ा रहे हैं विदाउट कंसेप्ट क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, रोज के वही सेम कंसेप्ट क्वेश्चन। तो बच्चा रटने लगता है। जो आज मैं तुम लोगों के लिए सेशन लेकर आया हूं ये अल्टीमेट सेशन है, ये देखने पे आपको पता लग जाएगा। पहले आज हम कंसेप्ट पढ़ेंगे और ग्रेविटेशन को कंप्लीटली एक शॉट में खत्म कर देंगे। बात समझ आ गई? कंप्लीट ग्रेविटेशन इन वन शॉट। जितना ग्रेविटेशन से पूछा जा सकता है, पूछा गया है, या क्या कंसेप्ट बन सकते हैं, सब कुछ एक वीडियो के अंदर हम खत्म करेंगे। बात समझ आई? तो सेशन को शुरू करने से पहले लाइक एंड शेयर कर दीजिए, और थोड़ा थोड़ा क्या करें, प्रमोट करें, और थोड़ा प्रे करें कि हाँ चीजें सब ठीक से चलेंगी। तो देखिए आप लोग मेरे बारे में नहीं जानते तो ये मेरी पिक है, ये तो दिख रही होगी। So my name is Engineer Prince Tyagi, BTech Computer Science, experience having what 7+ years, subject कौन सा है? Physics, and mentored more than what 50,000+ student। और ये जो 50,000 है ये मे बी ऑनलाइन हो, ऑफलाइन का रेशो अभी ऐड नहीं करा है। चलिए बात करते हैं आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए टुडेज टॉपिक इज ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण। सर ये क्या बना हुआ है? देखिए ये गैलेक्सी है, गैलेक्सी के अंदर वर्ल्ड्स बन रहे हैं, वेव्स बन रही हैं, तरंगे बन रही हैं। ये दिखा रहा है कि आपकी गैलेक्सी के बीच में देखो अट्रैक्शन फोर्स लगी रही है। यहाँ देखो ध्यान से। तो ग्रेविटेशन क्या है, ग्रेविटेशन से रिलेटेड एस्पेक्ट्स क्या है, सब चीजों के बारे में आज हम बात करेंगे अच्छे तरीके से। देखो सबसे पहला टॉपिक आता है, देखो सबसे पहले मैं तुम्हें एक बात बता दूं, पहले इंग्लिश में फिर हिंदी में, फिर इंग्लिश में फिर हिंदी में। Every object in the universe attract every other body with a force which is called the force of gravitation। मैं समझाता हूँ। भाई सपोज करो कि तुम अर्थ पर खड़े, हाँ तुम अर्थ पे क्या लगा रहे हैं सर? फोर्स लगा रहे हैं। और आपको पता है न्यूटन का थर्ड लॉ है। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या है कि यदि आप पर कोई फोर्स लगा रहा है तब आप फोर्स लगाएंगे। तो आपके दिमाग में है सर हम फोर्स क्यों लगा रहे हैं? ऑब्वियस सी बात है, अर्थ तुम पे फोर्स लगा रही होगी।
सपोज करो ये तुम्हारी अर्थ है, अर्थ ने तुम्हारे ऊपर फोर्स लगाना शुरू करा, तो जो अर्थ फोर्स लगाती है उसे कहते हैं ग्रेविटी। समझे मेरी बात? और सर ग्रेविटेशन का मतलब क्या है कि इस यूनिवर्स में हर एक ऑब्जेक्ट, भाई सड़क पे चलने वाले दो वाहन अपने आपस में फोर्स लगाते हैं, मेरे बाल दूसरे बाल के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन खेल रहा है, इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो यूनिवर्स में कहीं भी बात हो रही है उसे क्या कहेंगे? ग्रेविटेशन। बात समझ आ गई? लेकिन अगर अर्थ की बात हो रही है तो उसे बोलते हैं ग्रेविटी। इस बात को अपने दिमाग में कुछ अच्छे तरीके से डाल लो। अगर जैसे तुम्हारे घर पे नाम होते हैं ना, दो घर वाला नाम होता है गोलू, राहुल, छोटू, और जब तुम बाहर निकल जाते हो तुम्हारा नाम शैलेंद्र, हर्ष, ठीक है, ऐसे बड़े बड़े नाम। तो अगर हम इसे धरती पे बात करें, पृथ्वी पे बात करें तो ग्रेविटी, बाहर सबके लिए ग्रेविटी। ग्रेविटेशन इज वन ऑफ द 4 क्लास ऑफ इंटरेक्शन। देखिए आपको पता है कि 4 तरीके की फोर्स पाई जाती है। 4 तरीके की फोर्स की बात करें तो सबसे पहले आती है गुरुत्वाकर्षण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब विद्युत चुंबकीय बल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जिसे आप लोग हाइड्रोनिक फोर्स भी बोलते हैं, और या फिर आती है लीस्ट वॉट न्यूक्लियर फोर्स जिसे वीक बोला जाता है। और आप लोगों को एक बात भी पता होनी चाहिए, देखो यहाँ पे क्या है, इट इज द ग्रेविटी दैट होल्ड्स द यूनिवर्स व्हाट टुगेदर। इंग्लिश में बात करिए फिर हिंदी में आएंगे। ऑल्दो ऑफ द नेग्लिजिबल इंपॉर्टेंस इन द इंटरेक्शन ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल, ग्रेविटी इज द प्राइमरी इंपॉर्टेंस इन द इंटरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ये कहना चाह रहे हैं कि यदि यूनिवर्स के अंदर जो ऑब्जेक्ट है, भाई सपोज करो इन दोनों के पास कोई मास होगा, इन दोनों के बीच में कोई रेडियस होगा, भाई इन दोनों के बीच में एक फोर्स लग रही है और उसे बोलते हैं ग्रेविटी। अब एक बात तो बताओ, मैं कह रहा हूं इस मार्कर को मैं ऊपर फेंक रहा हूं तो केवल इसके ऊपर ग्रेविटी लग रही है क्या? इसके ऊपर और कोई बल नहीं है? इस पर रेजिस्टेंस है, हवा का बल है, इस पर बायंसी लग रही है, इसे पानी में डाल दो थ्रस्ट फोर्स लगेगी। तो ये कह रहे हैं केवल हम यहाँ पे बात किसकी करेंगे? ग्रेविटी। अच्छा एक बार हिंदी में पढ़ लो। तो देखो ग्रेविटी बेसिकली क्या था, ये न्यूटन बाबा बैठे थे, आराम से सो रहे थे, लेकिन इन्होंने क्या देखा कि इनके सर के ऊपर एक फल गिर गया। तब इन्हें पता चला कि हर चीज धरती के केंद्र में जाती है। तो धरती के केंद्र से एक बात मुझे समझ आएगी, देखो ये हिंदी में क्या है, ब्रह्मांड के प्रत्येक वस्तु प्रत्येक दूसरी वस्तु को एक बल से आकर्षित करती है, उसे गुरुत्वाकर्षण कहा जाता है। गुरुत्वाकर्षण प्रकृति में पाए जाने वाले 4 वर्गों में निम्नलिखित है। सबसे पहला कौन सा है? गुरुत्वाकर्षण, फिर है विद्युत चुंबकीय बल, फिर है हाइड्रोनिक बल, प्रबल नाभिकीय बल, और दूसरा है कमजोर परमाणु या नाभिकीय बल। और आपको पता है ये बात मैंने बता दी। देखो ये सिंपली आपको ये कहना चाहता है कि जो आपकी अर्थ है, आप लोगों को पता है ऊपर और नीचे से कैसी है, फ्लैट है, इसे कहते हैं जियोइड। क्लियर है? और इसका अपना एक सेंटर है। आप लोग एक देखेंगे कि यहाँ पे कोई बॉडी है। अब भाई ये बॉडी का इसके ऊपर एक फोर्स लग रही है, यहाँ पे कोई और चीज खड़ी है उस पर एक फोर्स लग रही है, यहाँ तक कि धरती पे मौजूद हर चीज में, सर उस चीज के अंदर क्या आ सकता है? देखो तुम्हारा जो एटमॉस्फेयर है, तुम्हारा जो वायुमंडल है, और उस वायुमंडल में 4 तरीके के मंडल हैं। कौन कौन से? ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर और थर्मोस्फेयर। मतलब क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और आखिर में क्या है? ताप मंडल। ये चारों के ऊपर भी केंद्र से एक बल लगना चालू हुआ है जिसे कहा जाता है क्या? ग्रेविटेशन। क्या इतनी बात समझ आ गई? तो सर ग्रेविटेशन वो फोर्स है जिसकी ओरिजिन, जिसकी उत्पत्ति, जिसका ओरिजिन कहाँ से होता है? सर इसका ओरिजिन केंद्र से होता है, एक फिक्स पॉइंट से होता है, और ये हर वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, धरती के सरफेस पे सतह पर रोक के रखती है। मेरी बात समझ आ गई सबको? और यही वजह है, देखो धरती का गुरुत्वाकर्षण इतना अधिक है और चांद के ऊपर एटमॉस्फेयर ही नहीं है। तुम्हें इतना पता होना चाहिए, चांद के ऊपर कोई वायुमंडल नहीं है, क्योंकि वहां का गुरुत्वाकर्षण इतना हल्का है कि लोगों को तो छोड़ दो, वो वहां की हवा को नहीं रोक के रख सकता। वहां की हवा को नहीं रोक पा रहा तो वायुमंडल बनेगा कैसे? वहां पे चीजें फ्लोट करती रहती हैं। और ये बात आप लोगों को पता होगा कि यदि आपका अर्थ के ऊपर जो वेट है वो 600 न्यूटन है, तो मानोगे मेरी बात, आपका जो वेट है मून के ऊपर कितना होने वाला है? ये होने वाला है 100 न्यूटन, 100 न्यूटन हो जाएगा। क्लियर हो गई मेरे बच्चे बात? चलो आ जाओ इससे रिलेटेड। अब मेरे दिमाग में ना कुछ सवाल आते हैं,
मेरे दिमाग में ये बात आती है कि जब यार हमें एक बात बता दी थी न्यूटन ने, जब उनके ऊपर क्या गिरा था, सेब गिरा था, कमबख्त पेड़ गिर जाता तो आज ये पढ़ना नहीं पड़ता। लेकिन सर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे एक सिंपल लाइन लिखी है कि ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर। अगर यार ये बात है तो मुझे ये बताओ ना, जो सड़क पे चल रहे हमारे दो व्हीकल हैं, सपोज करो सड़क पे दो फॉर्च्यूनर जा रही हैं सेम मास की, वो आपस में जुड़ क्यों नहीं जाती? फिर अट्रैक्शन फोर्स से जुड़ जाना चाहिए, क्या वजह है क्यों नहीं जुड़ती? अगर मून और अर्थ के बीच में अट्रैक्शन फोर्स है, ये दोनों ज्वाइन क्यों नहीं हो जाते? अब मेरी कुछ बातों का ध्यान समझना, अगर नहीं आता तो सुन लो। सॉरी, ये तुम्हारी अर्थ है, अर्थ के ऊपर एक गाड़ी यहाँ मौजूद है, एक गाड़ी यहाँ मौजूद है। सुनना मेरी बात को, अगर इसका मास m2 है, इस गाड़ी का मास m1 है और अर्थ का मास m है, तो सर मुझे दिख रहा है कि m ये दोनों की वैल्यू इससे ज्यादा है। किससे ज्यादा है सर? ये इससे ज्यादा, m1 m2। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि किसी भी वस्तु और धरती के मध्य लगने वाला बल दोनों वस्तुओं के मध्य लगने वाले बल से अधिक होगा। आप कहोगे सर आपको कैसे पता? कि अगर धरती पे दो बॉडी है तो उन दोनों बॉडी के जो मास, अबे ऑब्वियस सी बात है, धरती का मास कितना है? 6 × 10⁻24 किलो, और उसका कितना है तुझे पता तो है। तो ये कह रहा है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये कहती है दैट ग्रेविटेशन फोर्स इज अट्रैक्टिव फोर्स, क्लियर, बिटवीन टू मासेस m1 एंड m2 सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस r। अभी बताया था ग्रेविटेशन फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। तुम्हें पता ही है जितना ज्यादा मास होगा उतनी ज्यादा फोर्स से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कहाँ गया सर? ये रहा। और सर इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब जितना कम डिस्टेंस उतनी ज्यादा फोर्स, जितना ज्यादा डिस्टेंस उतनी कम फोर्स। सर वेयर जी इज द ग्रेविटेशन कांस्टेंट, आप लोगों को बताता हूँ ये बेसिकली है क्या, इसकी वैल्यू भी गिवन है और डायमेंशनल कांस्टेंट भी गिवन है। आ जाओ देखो ध्यान से, ये तुम्हारा लॉ है। क्या कर रहे हैं यहाँ पे? हम दो फोर्सेस को देख रहे हैं, ध्यान से देखो। तो मैं एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन की मदद से समझा रहा हूं। क्या है? एक बॉडी थी, अभी दो बॉडी बन गई, इन दोनों के बीच में r नाम का डिस्टेंस है, ये रहा यहाँ पे। इन दोनों के मासेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये देखो, ये फॉर्मूला आया कैसे भाई? ये फॉर्मूला आने का रीजन ही ये है कि ये कह रहे हैं कि दो बॉडी है, दोनों बॉडी के बीच का एक डिस्टेंस है, यहाँ पे m1 है, यहाँ पे m2 है। तो ये सिंपल कहता है कि m1 m2 और डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल r²। तो फॉर्मूला निकल के देखो क्या आ रहा है, बार बार फॉर्मूला निकल के आ रहा है ये वाला। समझे मेरी बात? तो फॉर्मूला क्या है? F = G m1 m2 अपॉन r²। और जहाँ पे G की वैल्यू तुम्हें पता है, ग्रेविटेशन कांस्टेंट कहते हैं, वैल्यू कितनी है वो तुम्हें पता है। और सर ये क्या होता है? डायमेंशन कांस्टेंट। देख यार एक बात बता, F = G m² अपॉन r² है, जहाँ पे m का मतलब मास है, द्रव्यमान है, r का मतलब डिस्टेंस है। G की वैल्यू निकालनी है, तो G की वैल्यू क्या हो गई? FR² अपॉन m²। तो मेरे बच्चे एक बात बता दूं, सिंपल बात बता, फोर्स की क्या होती है? सर फोर्स की यूनिट पूछ लो, क्या होती है? kg मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। इसकी कितनी हो गई? मीटर स्क्वायर अपॉन में कितनी हो गई? kg²। देखो कभी भी डायमेंशन निकालना सबको पता है mlt की फॉर्म में लिखा जाता है। और जो ये पावर है ये रिजेंबल किसे करती है? यूनिट का। मतलब जो यूनिट पे पावर होगी वही किस पे आ जाती है? डायमेंशन पे। तो kg से kg क्या कर दिया? कैंसिल। तो यहाँ आ गई kg इनवर्स, क्योंकि kg ऊपर गया, m की पावर कितनी हो गई? 3 और s कितना हो गया? -2। अब लगा देना, kg के लिए m लिखते, इसके लिए t। तो देख ले कितना इजी आया। मैंने तुम्हें डायरेक्टली निकालना भी सिखा दिया कि निकालते कैसे। तो ये था इंग्लिश वाले बच्चों के लिए। हिंदी वाले देख लो बच्चों, क्या है? न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम है, बता चुका हूं, दोबारा बता रहा हूं। गुरुत्वाकर्षण बल दो द्रव्यमान m1 m2, मतलब दो बॉडी हैं जिनका मास कितना है? m1 और m2 है। तो हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं? दोनों के बीच में एक रेडियस है, जो फोर्स लग रही है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m1 m2 के है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल r² के है। तो बेटा जब इसे क्लियर करते हैं तो क्लियर करने पे क्या आता है? F =
Gm1m2 अपॉन कितना r²। तो देखो सारी बातें लिखी है। ये जो बल है ये गुरुत्वाकर्षण बल उनके द्रव्यमान के उत्पाद के अनुपाती होता है, मतलब उनके गुणा के, और विद्युत निर्माण अनुपाती होता है उनकी दूरी के वर्ग के। मतलब ये दिख रहा है ना, F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। जब फॉर्मूला निकालते हैं तो ये सारे विमेय सूत्र डायमेंशन तुम्हारे आगे। क्लियर है? आ जाओ अब कुछ अलग बात पढ़ते हैं। मे बी तुम लोगों ने ना आज तक पढ़ी हो, तुमने केवल ग्रेविटेशन पढ़ के छोड़ दिया हो और लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ के छोड़ दिया हो, जी की वैल्यू समझ ली हो, उसकी डेफिनेशन समझ ली, लेकिन यहाँ पे कुछ अलग बातें। लाइक सपोज करो सबसे पहले क्या लिखा है, ग्रेविटेशन फोर्स इज सेंट्रल एज वेल एज कंजर्वेटिव। तो सेंट्रल का क्या मतलब होता है? देखो मेरे बच्चे, मैं तुम्हें आज सेंट्रल और कंजर्वेटिव का मतलब समझा देता हूँ। मे भी तुम्हें जीवन में कुछ बातें ध्यान रहेंगी। बात आती है यदि सेंट्रल की, देखो यहाँ पे एक सिंपल सा लाइन लिखा है कि ये एक सेंट्रल फोर्स है, ये एक कंजर्वेटिव फोर्स है। सर अगर हम हिंदी में देखें, देखो अगर आप हिंदी में देखना चाहो तो देख लो, हिंदी में क्या लिख रखा है, केंद्रीय बल है। तो अगर मैं इसे दोबारा देखूं तो क्या देख रहा हूं, देखो इन्होंने कहा है कि ये एक सेंट्रल फोर्स है। तो ये एक सेंट्रल फोर्स है। सेंट्रल फोर्स समझते हो? मैं बताता हूं, सेंट्रल फोर्स क्या कहते हैं, केंद्रीय बल। तो सेंट्रल फोर्स या केंद्रीय बल समझो क्या है। इसका मतलब है यदि सपोज करो कोई भी बॉडी है, लाइक ये बॉडी है, तो इसके एक फिक्स पॉइंट से चारों तरफ कोई बॉडी चल रही है। ये मान लो इस बॉडी का जो मास है वो P है, तो इस P पॉइंट पे बॉडी चल रही है, तो इसका लाइन ऑफ एक्शन कहाँ से, यहाँ से। मतलब मैं मान रहा हूं कि देखो यार, इस पॉइंट से O पॉइंट से P बॉडी को हम नाप रहे हैं कि अगर ये बॉडी कभी इधर जा रही है कभी इधर जा रही है, तो नापोगे कहाँ से, इधर से। तो यदि ये अंदर की तरफ होगी तो ये फोर्स कैसी होगी, अट्रैक्टिव। यदि ये फोर्स बाहर की तरफ होगी तो ये कैसी होगी, रिपल्सिव। मतलब या तो ये पराकर्षित होगी या आकर्षित होगी। तो सेंट्रल फोर्स का मतलब होता है वो बल जिसके लिए कोई फिक्स पॉइंट गिवन हो जहां से हम उसे मेजर कर सकते हैं। तो सेंट्रल फोर्स में सर क्या आ जाता है, तो सेंट्रल फोर्स में चुंबकीय बल आ जाता है, तो सेंट्रल फोर्स में ग्रेविटेशन आ जाता है। चलो बात करते हैं ग्रेविटेशन की। भाई गुरुत्वाकर्षण की बात करो तो गुरुत्वाकर्षण लगता कैसे है, गुरुत्वाकर्षण की बात करते हैं तो हम यहां देख रहे हैं गुरुत्वाकर्षण वाला पार्ट। तो गुरुत्वाकर्षण में हम लोगों ने क्या देखा है कि यार दो बॉडी है, तो इसके यहां से लग रही है और इसके यहां से लग रही है, दोनों के बीच में फोर्स है, r डिस्टेंस है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m1 m2 के है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल r² के। देख इसलिए इसे सेंट्रल कहते हैं। और जो फोर्स सेंट्रल है वो कंजर्वेटिव भी होगी, जो फोर्स सेंट्रल है मतलब संरक्षणी भी होगी। इसका क्या मतलब होता है ये भी सीख लो। कंजर्वेटिव वो फोर्स होती है, भाई कंजर्वेटिव वो फोर्स होती है जहां पे, याद रखिएगा, जहां पे वर्क डन बराबर होता है, मतलब वर्क डन बराबर होता है। अरे यार कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब है यदि बॉडी A से B जा रही है, फिर ऐसे जा रही है, फिर ऐसे जा रही है, तो यहाँ का कुछ वर्क हुआ होगा, यहाँ कार्य करा होगा बॉडी ने जाने के लिए, यहाँ कुछ कार्य करा होगा, यहाँ कुछ कार्य करा होगा, तो ये तीनों होते हैं। मतलब जो इनका कार्य होता है, कार्य डू नॉट डिपेंड ऑन व्हाट, डू नॉट डिपेंड ऑन पाथ। और याद रखना जो जो कंजर्वेटिव फोर्स है उनकी पोटेंशियल एनर्जी है। सर कैसे? भाई कंजर्वेटिव फोर्स की बात करें तो आप लोगों को पता है कि जितनी भी ये कंजर्वेटिव फोर्स है इनकी अपनी पोटेंशियल एनर्जी है, जैसे ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो याद रखिए स्प्रिंग की होती है पोटेंशियल एनर्जी, तो मैं यहां क्या लिख सकता हूं, स्प्रिंग। और तीसरा क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो समझ आ गई आज मेरी बात कि सेंट्रल क्यों होती है और कंजर्वेटिव क्यों होती है। मेन रीजन ये है इसके सेंट्रल और कंजर्वेटिव होने का। अच्छा इसे हिंदी में पढ़ लो। तो क्या लिखा है, गुरुत्वाकर्षण बल एक केंद्रीय, साथ में संरक्षणी बल है। रीजन क्या है वो मैं तुम्हें समझा चुका हूं। बेटा दोबारा देखो इंग्लिश में क्या लिखा है, इट इज वीकेस्ट फोर्स इन नेचर। सबको पता है कि वातावरण के अंदर
प्रकृति के अंदर सबसे जो कमज़ोर बल है वो हमारा कौन सा है? ग्रेविटेशन। और सबसे स्ट्रॉन्ग बल है कौन सा? न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स मतलब नाभिकीय बल। देन आता देखो, इन्होंने बता रखा है कि इट इज 1036 टाइम स्मॉलर देन इलेक्ट्रोस्टैटिक। मतलब ये छोटी कितनी है इलेक्ट्रोस्टैटिक से? इलेक्ट्रोस्टैटिक का क्या मतलब होता है सर? इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब ये वाला बल। और ज्यादा कितनी है? 10⁻18 गुना छोटी है किससे? तो सबसे पहली कौन सी हो गई? न्यूक्लियर, फिर हो गई इलेक्ट्रोस्टैटिक, फिर कौन सी हो गई? ग्रेविटेशन। बात समझ आ गई सबको? अगला क्या लिखा है? द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज एप्लीकेबल ऑफ ऑल द बॉडीज इररिस्पेक्टिव ऑफ दियर साइज, शेप एंड पोजीशन। सर हिंदी में पढ़ा है, गुरुत्वाकर्षण का नियम सभी पिंडों पर लागू होता है, भले ही उनका आकार या साइज कुछ भी हो। भाई अब मैं तुम्हें एक सिंपल सी बात कहना चाहता हूं, चाहे मून इतना सा हो या सन इतना हो या कोई और प्लेनेट जो सन से 24 गुना बड़ा हो, 1000 गुना बड़ा हो, ग्रेविटेशन सब पे सेम अप्लाई होगी। आदमी 6 फुट का हो, 3 फीट का हो, एफिल टावर हो, सब पे ग्रेविटेशन लगेगी। तो डिपेंड नहीं करता वो रखा कहाँ है, ये डिपेंड नहीं करता वो उसका साइज कितना है, केवल इसे गुरुत्वाकर्षण को लगना है। दूसरा बात, ग्रेविटेशन फोर्स एक्टिंग बिटवीन सन एंड प्लेनेट प्रोवाइडेड सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर ऑर्बिटल पोजीशन। आज समझा देता हूं। ये तुम्हें कहना चाहता है कि यदि आपको पता है कि यहां बीचों बीच आपका सन है, ये रहा, और सन के चारों तरफ आपकी अर्थ चल रही है, तो मेरे बच्चे यहां पे ग्रेविटेशन तो है, सबको पता है इन दोनों के बीच में गुरुत्वाकर्षण तो है। लेकिन तुमने कभी अपने जीवन काल में भी पढ़ा होगा कि जो ये ग्रेविटेशन या गुरुत्वाकर्षण होता है ये हमेशा इसके सन के चारों तरफ चलती हुई किसकी तरह बिहेव करता है? सेंट्रीपिटल। भाई सेंट्रीपिटल फोर्स एक बहरूपिया है, किसी का भी रूप ले लेता है। सर ऐसा कुछ है? बिल्कुल ऐसा है, यकीन ना हो तो लो अगला देखो क्या लिखा है। इसके कक्षे के लिए केंद्र स्पारक बल होता है। समझे मेरी बात? तो बल किसी का रूप ले लेता। खुद सोच के देखो, मैं एक धागे को घुमाने लगूं तो उसके अंदर टेंशन होगी, लेकिन वो टेंशन किसका रूप ले लेती है? सेंट्रीपिटल फोर्स का। अगला क्या है? अगला है ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड ग्रेविटी। अभी थोड़ी देर पहले क्या बात बोली थी? यही तो कहा था कि भाई जो धरती पर है उस ग्रेविटेशन को क्या कहा जाता है? गुरुत्वीय, मतलब ग्रेविटी। अगला देखो, अनलाइक द स्टैटिक फोर्स इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मीडियम बिटवीन द पार्टिकल। आप लोगों ने देखा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स समझी भी होगी। भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अंदर हम लोग क्या देखते हैं कि जैसे वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करती, ये भी मीडियम पे। अब सपोज करो ये दो बॉडी हैं भाई, एक बॉडी M1 है, एक बॉडी M2 है। कल को तुम बीच में एयर डाल दो, कल को बीच में तुम वाटर डाल दो, अरे कल को तुम इसके बीच में कुछ भी डाल दो, सॉलिड भी डाल दो, इसकी जो यहाँ फोर्स है, जो यहाँ फोर्स है, तीनों फोर्स बराबर रहेंगी। मतलब ग्रेविटी पे कभी भी किसी माध्यम का असर नहीं पड़ता। ओके, देख लो, वैद्युत बल के विपरीत ये कणों के बीच के माध्यम से स्वतंत्र होता है। सर कैसे? आपको पता होगा कि जो कूलम फोर्स होती है, सर कूलम फोर्स के अंदर हम देखते हैं Q1 Q2 अपॉन R² होता है, लेकिन ये किसके लिए होती है? केवल वैक्यूम के लिए। बाकी इसमें क्या रिलीज होने लगते हैं, चीजें अलग अलग आती हैं, जैसे 4πε0। तो ε0 की वैल्यू हम चेंज करने लगते हैं, E=ER। तो ये मीडियम का है, ये वैक्यूम का है, ये रिलेशन का है। तो माध्यम बदलते जाएंगे, वो फोर्स पे भी इफेक्ट आता रहेगा। अगला देखो, इट इज कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव का मतलब मैं बता चुका हूं कि जो फोर्स सेंट्रल होगी वो कंजर्वेटिव भी होगी, और वहां पे पोटेंशियल एनर्जी का होना भी अनिवार्य है। बात समझ आ रही है सबको? पहले थ्योरी करेंगे, उसके बाद तरीके से आराम से पढ़ेंगे। इट एक्सप्रेसेस द फोर्स बिटवीन द 2 पॉइंट्स, हाउएवर फॉर द एक्सटर्नल पॉइंट। अब देखो इन्होंने क्या बात बोली, कितनी सिंपल बात बोली। सपोज करो दो हवा के कण हैं, लो तुम पढ़ लो इस पॉइंट को। ये दो बिंदु के बीच बल को व्यक्त करता है। हल्की के लिए गोलाकार पिंडों के बाहरी बिंदु पूरे द्रव्यमान को इस पर केंद्रित माना जाता है। तो अगर वो हवा के कण ना होते हुए दो भारी भरकम ग्रह हो, तो सर उनका मास पॉइंट चार्ज कैसे ले लेंगे? तो उस केस में आप लोग देखें कि उसका जो सारा मास है वो सेंटर में कंसंट्रेटेड होता है।
जिसे हम लोग सेंटर ऑफ मास कहते हैं। और यही वजह है कि जो इन दोनों का डिस्टेंस है वो नापा भी किससे जाता है, सेंटर से नापा जाता है। आप लोग ध्यान से देख लें, अगर आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं बेफिक्री के साथ। तो जैसे कि लगता है कि कोई बच्चा कोई डाउट नहीं पूछ रहा है, किसी का कोई डाउट नहीं। चलिए आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत उत्तम टॉपिक है। इस टॉपिक में आधे से ज्यादा बच्चा फेल हो जाता है। यहाँ क्वेश्चन आता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। चलो मैं पहले तुम्हें समझा देता हूं, उसके बाद ये थ्योरी पढ़ लेना। भाई मैंने आप लोगों से एक सिंपल बात कही, अब वो सिंपल बात क्या है, सिंपल बात कुछ इस तरीके से कि सपोज करो कि मैंने यहाँ पे एक वर्ड लिखा, मैंने लिखा यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे लिखा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, देखिए किताबों में ज्ञान भरपूर है, लेकिन बात है समझने वाले की। किताबों में तो इतना कुछ लिखा है कि तुम्हें यहाँ पे भी आने की नीड नहीं, लेकिन हर इंसान की बात हर इंसान नहीं समझ पाता। देखो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब ग्रेविटी की वजह से किसी बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन आ रहा है। सपोज करो ये आपकी अर्थ है, ये रही भाई, ये आपकी अर्थ है ऐसे। तो अर्थ में आपने क्या देखा है कि अर्थ ने आप लोगों के ऊपर एक फोर्स लगाई है, और सबको पता है कि हम धरती पे खड़े क्यों हैं, क्योंकि धरती हम पे फोर्स लगा रही है। अगर अर्थ का मास m है, इस बॉडी का मास स्मॉल m है, यहाँ का रेडियस r है, तो आपको पता है क्या आगे फॉर्मूला m अपॉन कितना r²। मानते हैं इतनी बात? तो सर हमें इतना भी पता है कि अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ, न्यूटन का तीसरा नियम एक्शन रिएक्शन, वो ये कहता है कि पहली फोर्स अगर लग गई है तो दूसरी फोर्स लगेगी और दोनों बराबर होंगी। तो उधर से भी एक फोर्स लग रही है, तो जो फोर्स ग्रेविटेशन के अपोजिट में लगाई जाती है उसे हम लोग कहते हैं वेट। वेट मतलब F=mg मतलब बाहर। तो आज एक कंसेप्ट अपने दिमाग में क्लियर कर लेना कि किसी बॉडी का भार का मतलब होता है ग्रेविटेशन के अपोजिट में लगने वाला बल। तो आपको पता है ये दोनों फोर्स इक्वल रखी, तो W=F, यहाँ पे कितना है mg=G कितना r²। तो m से m कैंसिल, g की वैल्यू कितनी आ गई, g की वैल्यू आ गई Gm/r²। अब बच्चे पूछते हैं सर ये बेसिकली है क्या। बेटा एक बात बता, तुम अर्थ पे खड़े हो, अर्थ ने तुम पे फोर्स लगा रखी है, तुमने अर्थ पे फोर्स लगा रखी है, क्या ये पॉसिबल है तुम अर्थ को हिला दोगे? नहीं सर, आप छोड़ो, जितनी होल जनता है, पूरा पॉपुलेशन है, वो नहीं हिला सकता, लेकिन अर्थ आपको हिला सकती है। तो ध्यान से देखना, अर्थ ने आपके ऊपर क्या लगा रखी है, फोर्स। उस फोर्स का नाम क्या है, ग्रेविटी। ग्रेविटी की मदद से वो आपको खींच रहा है, मतलब अट्रैक्ट कर रहा है। तो जब आपको ये ग्रेविटी लगा रहा है, और आपको पता है न्यूटन का दूसरा नियम, न्यूटन का दूसरा नियम क्या कहता है, न्यूटन का दूसरा नियम कहता है यदि फोर्स होगी तो एक्सेलरेशन भी होगी। तो तुम्हारे दिमाग में बात आ गई है कि ग्रेविटी की वजह से न्यूटन के दूसरे नियम में इस बॉडी के अंदर हम लोगों में एक एक्सेलरेशन क्या हो रही है, ओरिजिनेट हो रही है। और सर हम जो लगा रहे हैं फोर्स, उससे कोई एक्सेलरेशन नहीं आ रही, आ तो रही है, वो नेग्लिजिबल है, स्मॉल अमाउंट है, उससे अर्थ का कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तुम क्या सोच रहे हो तुम इतने ताकतवर हो गए कि तुम अर्थ को हिला दोगे तेज? नहीं, अर्थ तुम्हें हिलाएगी। आ जाओ वापिस आते हैं उसी बात पे, तो ध्यान से देख लो। द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन अ फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ इज नोन एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बात समझ आ गई? हिंदी में पढ़ लो, गुरुत्वीय खिंचाव के कारण स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु में उत्पन्न एक समान त्वरण पृथ्वी को गुरुत्वाकर्षण त्वरण के रूप में जाना जाता है, जो मैं तुम्हें समझा चुका हूं।
दूसरा क्या है, इट इज डिनोटेड बाय जी, स्मॉल जी से डिनोट करते हैं, सब देख पा रहे हैं। दूसरा इसकी यूनिट क्या है, यूनिट भी तुम्हारी आंखों के सामने लिखी है बेटे। यूनिट क्या है, यूनिट की बात करें तो यूनिट है मीटर पर सेकेंड, और क्वांटिटी कैसी है, वेक्टर, और इसका डायरेक्शन क्या है, सेंटर ऑफ अर्थ, सबको पता है। अगर फोर्स इधर लग रही है तो इसका डायरेक्शन भी क्या हो गया सर, इस तरफ की हो, देख लो, क्योंकि वो खींच के इधर ला रही है। द वैल्यू ऑफ जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट विच इज फॉलिंग। सर ऐसा क्यों, भाई तुम्हें बता तो दिया, ये कहना चाह रहा है जो वस्तु पे एक्सेलरेशन उत्पन्न हो रही है, मानो तुम खड़े हो तो तुम्हारे मास पे डिपेंड नहीं करेगी। तुम छोड़ो, हाथी खड़ा हो, हाथी छोड़ो, कोई पुराना जो ये होते थे ना मैमथ, ये बड़े बड़े हाथी होते थे, ये खड़े हो, डायनासोर खड़े हैं, एफिल टावर खड़ा हो, डिपेंड ही नहीं करेगी। क्योंकि हम सर फॉर्मूला देख के आए हैं, और फॉर्मूला हमें क्या बताता है, फॉर्मूला बताता है जी बराबर जी एम स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग एक बात देखेंगे कि इसकी वैल्यू कितनी हो गई, ये हो गई जी एम स्क्वायर। तो जी की वैल्यू कितनी है, जी इक्वल टू जी एम स्क्वायर। तो ये डिपेंड ही रेडियस पे या मास पे करती है। बाकी बातें तुम देख पा रहे हो, ये सब चीजें। जी का मान उस वस्तु के द्रव्यमान पे निर्भर नहीं करता, और जी की वैल्यू क्या बता रखी, जी की वैल्यू है 9.8, और वो भी कहाँ पे, ये वैल्यू केवल सरफेस पर होगी। बात समझ आ गई, सतह पर होगी। इतनी बात सब समझ लो अच्छे ढंग से, अच्छे तरीके से। चलिए अब देखो क्या होता है कि हमने ग्रेविटेशन तो निकाल लिया, लेकिन दिक्कत ये आती है कि अर्थ की जो शेप है वो कॉमन नहीं है। अर्थ ऊपर और नीचे से फ्लैट है, साइड में से कर्व है, इस शेप को कहते हैं जियोइड। और अगर ये कंप्लीट होती सर्कल टाइप की तो इसे बोलते हैं स्फीयर। मेरी बात समझ पा रहे हैं, ऊपर पोल से, ध्रुवों से ऐसे चपटी है अर्थ तुम्हारी जैसे एक संतरा, और साइड में से कर्व है, इसे जियोइड बोलते हैं, स्फीयर नहीं। तो अगर शेप अर्थ की ऐसी है तो ध्यान से देखो, यहां पे कुछ अर्थ की शेप ऐसी है, ये रही, मैं मार्क कर रहा हूं, देखना, यहाँ पे अर्थ की शेप ऐसी है, यहाँ पे अर्थ की शेप ऐसी है। तो सवाल आता है, और बहुत अच्छा और उत्तम सवाल आता है, और तुम लोगों से पूछा जाता है कि पृथ्वी के आकार की वजह से क्या इफेक्ट आते हैं। देखो और कोई बच्चा होता मैं समझा देता, अब समझो। देखो मैं तुमसे एक बात कहता हूं, बात क्या है सुन लेना, समझाने के तौर पे बता रहा हूं। ये तुम्हारी अर्थ है, तो यहां पे ये फ्लैट है, यहां पे ये फ्लैट है। अब देखो यहां का एक रेडियस होगा, एक रेडियस यहां का होगा। तो आप लोग देख रहे हैं कि जो यहां का रेडियस होगा उसे कहते हैं आर ई क्यू, यहां का जो रेडियस है उसे कहते हैं आर पी। खुद सोच के देख, ऊपर से दबा दी है तो आर पी रेडियस जो कम होगा किससे, आर क्यू से। और सर मैं सीख के आया हूँ जी इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, मतलब अगर आर की वैल्यू कम होगी तो जी की वैल्यू ज्यादा होगी। ध्यान से देख ले, फॉर्मूले को पढ़ना सीख ले, जो नीचे होती है उसे कम करने पे दूसरे वाला बढ़ जाता है। तो सर यहाँ पे जी की वैल्यू ज्यादा होगी पी पे, और इक्वेटर की वैल्यू कम होगी। मानते हो या नहीं मानते, नहीं मानते तो आ जाओ वापस। क्या लिखा है और देख लो क्या लिखा है, वेट इज मैक्सिमम एट पोल। सर ऐसा क्यों हो रहा है, खुद सोच के देख भाई। वेट का फॉर्मूला क्या होता है, वेट का मतलब होता है एम जी। डब्ल्यू किस पे डिपेंड करेगा, डब्ल्यू जी पे डिपेंड करेगा। डब्ल्यू मैक्सिमम कहाँ होगा, जहाँ जी मैक्सिमम होगी। और जी की वैल्यू मैक्सिमम कहाँ पर है, जी की वैल्यू मैक्सिमम है पोल्स पे, पोल्स मतलब ध्रुव। और जी की वैल्यू मिनिमम कहाँ पर है, इक्वेटर पे। क्लियर है, तो देख ले ये जी की वैल्यू पोल्स में मैक्सिमम है, इसलिए आदमी का वजन, तो जितनों को ऐसा लग रहा है कि उन्हें खाया पिया लग नहीं रहा, वो खूब प्रोटीन के डिब्बे मार रहे हैं, 10-10 रोटी खाते हैं, तो बेटे पोल्स पे चले जाओ, तुम्हारा वजन बढ़ जाएगा। ये रहा, तो जी की वैल्यू मिनिमम कहाँ पर, जी की वैल्यू मिनिमम इक्वेटर पर। और अगर जी की वैल्यू मिनिमम है इक्वेटर पे तो उसका वजन भी मिनिमम होगा इक्वेटर पे। बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत। अब आ जाओ, इसे पढ़ लो आराम से अपने तरीके से। ये तुमसे क्या कह रहा है, ये कह रहा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज एलिप्टिकल। सबको पता भाई इलिप्टिकल नहीं है, पहली बात तो ये है कैसी, जियोइड। इस डायमीटर एट द पोल इज अप्रोक्सीमेटली 42 किलोमीटर। सर क्या बोला, सर इसकी जो वैल्यू है, कहाँ की वैल्यू भाई, ये आर पी कम है आर क्यू ई क्यू से, कितना 42,
किलोमीटर का अंतर है यहाँ से लेके यहाँ तक। मतलब अगर इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाला जाए तो ये आएगा 42 किलोमीटर। भाई 42 किलोमीटर कुछ होते ही नहीं, एक आधा होता तो चलो हम मान भी लेते। 42 किलोमीटर का अंतर है। तो सर इसके कारण हम लोग क्या देख रहे हैं कि वेट मैक्सिमम है पोल पे, मिनिमम है कहाँ पे, किस जगह, इक्वेटर। क्लियर आ गई बात समझ? हिंदी में पढ़ लो, इंग्लिश में पढ़ लो, ध्यान से देख लो। यहाँ एक बात इसे भी पढ़ लो, न्यूनतम ध्रुवों पर अधिकतम है, ये सब कुछ लिखा है। अगला देख लो, अगले में क्या लिखा है। अगला पॉइंट आता है ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स ओन एक्सिस, मतलब पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना। भाई पृथ्वी है, घूमेगी सर, ऐसे रखी होगी और जोर जोर से ऐसे घूम रही होगी। अभी तो आधों को यही नहीं पता, क्या नहीं पता, आधों को यही नहीं पता धरती घूमती कैसे। सपोज करो कि मैं तुम्हें एक फिगर बना के देता हूँ, यहाँ से तो नहीं बनेगी। मैंने तुमसे कहा ये तुम्हारी धरती है, तो धरती वाला पार्ट ऐसे, ये ऐसे, तो भाई ये घूम रही होगी इस एक्सिस पे, ये रही, और ये टिल्ट होके घूमती है। भाई टिल्ट होके घूम रही है कहीं ना कहीं, ऐसे घूमती है, ऐसे देखो, ऐसे, ये दिख गई, ये रही, ये रही, ये रही। तो सर जब टिल्ट होके घूम रही है तो हम लोग क्या देखते हैं कि टिल्ट होने की वजह से यहाँ पे एक एंगल बनता है। सर ये घूम रही होगी तो यहाँ पे एक एंगुलर वेलोसिटी बन रही होगी, मतलब एंगुलर वेलोसिटी। अब एक बात बता, एंगुलर वेलोसिटी मतलब कोणीय वेग बन रहा होगा। अब कोणीय वेग बनने की वजह से मैं क्या देख रहा हूँ, इसके जी पे क्या इफेक्ट आ रहा होगा, मतलब क्या जी बदल रहा होगा। सर जी के फॉर्मूले तो में Gm/r² है। लेकिन एक बात बताऊं, W के फॉर्मूले में फॉर्मूला क्या होता है पता है तुझे? W का फॉर्मूला होता है V=R⍵। तो देख, अगर रेडियस पे फर्क पड़ेगा तो ओमेगा पे फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। सर कितना फर्क पड़ेगा, कैसे फर्क पड़ेगा, वो सारी चीजें बता दो। देखो इस फिगर को देखो, पहले मैंने तुम्हें ये फिगर दिखाई और इस फिगर के थ्रू मैंने तुम्हें समझाना स्टार्ट करा। ये जो तुम्हारी फिगर है, यहाँ पे तुम्हारी अर्थ घूम रही है, यहां से सपोज करो एक एंगल बना हुआ है, इस एंगल पे हम लोगों ने क्या देखा है, यह हमारा क्या है, पार्ट इक्वेटर का, यह है पोल का, और इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। सर जब हमारी कोई बॉडी इसके चारों तरफ चक्कर लगा रही होगी, तुम्हें पता है सर्कल में चलने वाली हर वस्तु पे एक बल लगता है सेंट्रीपिटल, तो या तो ऐसे लिख लो, नहीं तो क्या लिखोगे, ω²। सर जब कुछ ही सारा सॉल्व करते हैं तो पता है फॉर्मूला क्या आता है, फॉर्मूला आता है G' = G(r⍵² cos² अल्फा। दोबारा लिख देता हूं, ले, G' = G (r⍵² cos² अल्फा। और सर यहाँ पे वैल्यू पुट करते जाओ, चीजों को निकालते जाओ। तो अगर कभी भी ड्यू टू इट्स एंगुलर वेलोसिटी निकालना हो तो ये फॉर्मूला यूज करोगे। तुम्हें पता है पोल्स पर, सर पोल्स पे क्या, अरे यहाँ पे जाके खुद सोच के देख, पोल की बात है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, सर 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि पोल इधर है। तो अगर पोल पे ये वैल्यू 90 डिग्री हो गई तो मुझे दिख रहा है कि 90 डिग्री होने की वजह से जी की वैल्यू कितनी आएगी, 0। क्यों सर, ये सारी की सारी cos 90 0 होती है, तो जितना आपका सरफेस पे है उतना ही आपका पोल पे मिलेगा। दूसरी बात, अगर सर इक्वेटर की बात करें तो ये कितना आ रहा है, 0। यहाँ पे वैल्यू कितनी होगी, G' = G (r⍵²। अब सारा पढ़ ले। हम ये कह सकते हैं कि अर्थ की रोटेशन का कोई भी इफेक्ट पोल पे नहीं पड़ता। मैं बहुत सिंपल बात बताना चाहता हूं कि यदि अर्थ घूम रही है, देख, यदि अर्थ घूम रही है, सपोज कर अगर अर्थ W इंक्रीज कर दूं, आप कहोगे सर यहाँ पे जो खड़ा व्यक्ति है, मतलब जो पोल पे खड़ा व्यक्ति है, उसका वेट क्या होगा। तो मेरी एक बात ध्यान रख लेना, पोल पे खड़े व्यक्ति की ओमेगा बढ़ाने से घटाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसका वेट कैसा रहेगा, हमेशा सेम रहेगा। और बकायदा उस तरफ जहां ये इक्वेटर की बात करते, तो इक्वेटर पे अगर इस वैल्यू को बढ़ा दे, W बढ़ा रहे हैं, तो ध्यान देना इसका जो वेट है,
W अगर मैं बढ़ा रहा हूं तो इसका जो वेट है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। यदि अगर मैं W को डिक्रीज कर रहा हूं तो यहां पे इसका भार क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो। सर कैसे, यही तो समझने वाली बात है। यहां देखना, ये देख, अगर मैं इसे W को बढ़ाऊंगा तो माइनस का पार्ट बढ़ेगा उस बंदे की। तो मैं क्या देख पा रहा हूं सर, आप एक सिंपल भाषा में यहां ये लिख दो कि अगर इक्वेटर पे हो तो यदि W बढ़ा तो उसका जो भार है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। मतलब अगर अर्थ कल को तेज 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 घूमने लगी तो ग्रेविटी एक्सेलरेशन आप लोगों की कम हो जाएगी। आज 9.8 है, कल कम हो जाएगी। यदि वो आराम आराम से घूमने लगेगी तो ग्रेविटी इसकी बढ़ जाएगी, मतलब एक्सेलरेशन ग्रेविटी बढ़ जाएगी, तुम्हें भारी भारी फील होने लगेगा। तो सोचो अगर कल को अर्थ तेज तेज चलने लगी तो जैसे ऐसे सपोज करिए झूला चल रहा है, एक झूला देखा है जो ऐसे टच रहता है, चारों तरफ टक 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 चक्कर लगाता है, उसमें एक बेंच पड़ी होती है और ऐसे ऐसे घूम रहा होता है। तो सोच के देखो कल को अर्थ तेज चलने लगी तो हम छूट छूट के ऐसे निकलेंगे, ऐसे ऐसे। मजाक कर रहा हूं, कुछ नहीं होगा। मैं केवल इतनी बात बताना चाह रहा हूं कि अगर अर्थ तेज चलने लगेगी तो देखो अर्थ का ये कंपोनेंट बढ़ेगा, बढ़ने की वजह से जी में से माइनस, मतलब माइनस वाला पार्ट बढ़ रहा है, तो आपका वेट कम होता जा रहा है। और अगर जी की वैल्यू बढ़ रही है तो वेट कम हो रहा है, और जी की वैल्यू घट रही है तो वेट बढ़ रहा है। बात समझ आ गई सबको, देख ले। तो देखो द वैल्यू ऑफ जी इज मिनिमम एट इक्वेटर इफ द अर्थ स्टेप इफ रोटेशन अबाउट इज ओन एक्सिस। अगर अर्थ ने रुकना छोड़ दिया, अगर अर्थ ने अपना काम करना, विषुवत रेखा पे जी का मान न्यूनतम होता है यदि पृथ्वी अपनी ध्रुवों के चारों ओर घूमना बंद कर दे। तो ध्रुवों पर जी अपरिवर्तित रहता है लेकिन WR से बढ़ता है भूमध्य रेखा पर। बात समझ आ गई सबको? और देखो घबराना नहीं है, ये सब चीजों की PDF तुम्हें मिल जाएगी, PDF भी मिल जाएगी, सब चीजें मिल जाएंगी, बस थोड़ा सोचना है, विचारना है, और कुछ नहीं। अगला क्या आता है, देखो शेप देख ली, अर्थ को तेज घुमा दिया, मंदा घुमा दिया। अब अर्थ के सरफेस से ऊपर जाते, तो जैसे ही तुम अर्थ के सरफेस से ऊपर जाते हो तो देखो यहां मैं डेरिवेशन तो नहीं बता रहा लेकिन बता रहा हूं कि जैसे तुम अर्थ के सरफेस से ऊपर जाओगे तो जी की जो वैल्यू है वो हाइट के साथ इंक्रीज होने पे क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। मतलब जितना ऊपर जाते रहोगे, सपोज कर अभी तू नीचे वाले फ्लोर पे खड़ा है, जैसे तू ऊपर ऊपर बुर्ज खलीफा पे 100वें फ्लोर पे पहुंच गया, तेरी जी की वैल्यू क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। सर मतलब यहाँ पे GH निकालने को बोलो और यहाँ पे जी, तो वैल्यू कितनी आने वाली है? सर ध्यान से देखें तो वैल्यू कितनी आती है, GR² R+H²। लेकिन अगर H की वैल्यू R से छोटी है, मतलब R के कंपैरिजन में ज़्यादा ऊंचे आप नहीं गए, आप 1-2 किलोमीटर चले गए। R कितना है सर? R है 6400 किलोमीटर। अगर आप इतनी ऊंचाई पर नहीं गए तो हम लोग यहाँ पे क्या यूज करते हैं, G' = G1 - 2H/R। समझ आ गई इतनी बात? तो प्रभाव तो पड़ता है, हर चीज का पड़ता है। थोड़ा ऊपर चले, सर डेप्थ का क्या प्रभाव पड़ता है? देखो डेप्थ का भी सेम प्रभाव होता है कि अगर आप अंदर की तरफ जा रहे हैं, मतलब आप यहाँ पे पहुंच गए, तो आपको इतने पोर्शन की क्या निकालनी है, जी। ऊपर की तुम्हें पता है 9.8 होगी, तो इसके लिए क्या होता है, GD = 1 - D/R। क्लियर है? तो अब मुझे एक बात समझ आने लगी और बहुत अच्छी तरीके से समझ आ रही है कि जैसे जैसे मैं बड़ा हो रहा हूँ मेरे कुछ कंसेप्ट ठीक हो रहे हैं। कंसेप्ट कैसे ठीक हो रहे हैं कि देखो आप लोगों को बताया जाता है, क्या बताया जाता है कि जी की वैल्यू 0 होती है कहाँ पर, सेंटर में। जी की वैल्यू 9.8 होती है कहाँ पर, सरफेस पर। सरफेस मतलब सतह पर।
मैं बना के दिखा रहा हूँ भाई। ये वाला पार्ट सतह में सब कुछ आता है, तो ये 9.8, सेंटर में कितना 0। सर जी की वैल्यू मैक्सिमम होती है कहाँ पर? पोल्स पे। ये रे पोल्स, पोल्स ध्रुव। सर जी की वैल्यू मिनिमम होती है कहाँ पर? इक्वेटर पर। इक्वेटर मतलब भूमध्य रेखा पर। ये रहा इक्वेटर, ये रहा, समझे? और सर क्या होता है, जितना हाइट से ऊपर जाने लगते हैं, ये अगर h हाइट है तो g की वैल्यू मतलब जी एच इट विल व्हाट? डिक्रीज। सर अगर नीचे आने लगे डेप्थ में तो जी डी भी क्या होगा? डेप्थ के साथ डिक्रीज। बात समझ आ रही है सबको? सब कुछ देखो। और सर ध्यान रखिए, ध्यान रखने वाली क्या बात है, ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। क्वांटिटी कैसी है? वेक्टर। यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डायमेंशन क्या हो गई? LT-2। देखो सारी बातें तुम्हारे सामने। अगला देखें तो हम अगले पार्ट में क्या देख पा रहे हैं कि जैसे जैसे W बढ़ता है तो पोल पे नो इफेक्ट, पोल पे नो इफेक्ट। लेकिन अगर बात करें इक्वेटर की, तो इक्वेटर का मैंने तुम्हें बता दिया है कि यदि W बढ़ रहा है तो G डिक्रीज होगा, यदि W घट रहा है तो G इंक्रीज होने वाला है। पूरा एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पूरा एक पॉइंट से समझा दिया। सारे कंसेप्ट समझो, तरीके से समझो, आगे बढ़ो, चीजों को आगे बढ़ाने में हेल्प करो। देखिए हमारी जो शिक्षा का मेन उद्देश्य वो क्या है कि सोसाइटी की डेवलपमेंट, हम लोगों की डेवलपमेंट, किसी ना किसी तरीके से एक पार्ट ऐसा करें कि हम इस सोसाइटी को कुछ अच्छा प्रदान करें। यहाँ पे जो बुरी चीजें हैं, बैड इविल से, उन्हें हटाएं। मैं आज एक चीज देख रहा था, लाइक सपोज करो कि देख क्या पा रहा था कि आज एक घर के पास ना एक डॉगी था, मतलब पपी होता है ना, कुत्ते का जो बच्चा होता है, तो वो उसका ना एक पैर टूटा हुआ था। तो 5-6 दिन पहले जब देखा था वो दर्द से कराह रहा था। आज मैंने उसे देखा तो वो उस पैर के साथ कॉम्प्रोमाइज करते हुए अपने बाकी के 3 पैरों पे चल रहा था। तो जो रिसोर्स तुम्हारे पास मौजूद है उसका अच्छे से तो यूज करो। अगर वो अपनी जिंदगी में रोता रहता है, मेरे पास ये वाला पैर काम नहीं कर रहा, उसे पता है ठीक होना है, अभी जख्मी है, तो हमें कहीं ना कहीं सबसे बड़ा मोटिवेशन अपने डर से मिलता है। हमें कहीं ना कहीं अपना सबसे बड़ा मोटिवेशन अपने आने वाले फ्यूचर से मिलता है, और कहीं ना कहीं अपना मोटिवेशन डिजायर से मिलता है। उस पप्पी के पास क्या मोटिवेशन था कि यार मुझे चलना है, बाकी लोग चल रहे हैं, मैं भूखा हूं यहाँ पे। उसकी कोई मदद नहीं कर रहा हम ह्यूमंस की तरह कि हमारे नेबर बीमार है हम जाके दे आए, रोटी दिया है या कुछ भी जो हमारी हेल्प करी। तो इस दुनिया में प्रकृति हर किसी को ढाल देती है। तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हें एनडीए की फिजिक्स समझ नहीं आती, तुम्हें कहीं ना कहीं इस फिजिक्स के ऊपर वर्क करना पड़ेगा। बेटा एक जूता लाते हो मार्केट से या कोई भी नई चीज आती है, एडजस्ट करने में दिक्कत आती है। तुम चला रहे हो BMW और कल को तुम किसी छोटी गाड़ी पे आ जाओ तो तुम नहीं चला पाने के। तो मेरा कहने का मकसद केवल ये है, प्रकृति के अंदर परिवर्तन ही एक नियम है, इसके ऊपर आप रिलायबल रहें, ट्रस्टवर्दी रहें, चीज़ों को अडेप्टेशन के साथ लेकर चलें। तो अगर फिजिक्स से रिलेटेड कोई दिक्कत है, आपको पता है ये सारी PDF आपको मिल सकती है भाई, एक एक चैप्टर एक एक शॉर्ट में लेके आऊँगा, फ्री ऑफ कॉस्ट आप पढ़ाई करेंगे। आपको देना क्या है? केवल आपको अपना 100% देना है। मेरी बात समझ आई? क्लियर? अगला आता है ग्रेविटेशन पोटेंशियल। देखो ग्रेविटेशन पोटेंशियल की बात करें या किसी भी पोटेंशियल की बात करें, मैं आप लोगों को आज कुछ शब्द सिखाना चाहता हूं ताकि आपको जीवन में कभी गलती महसूस ना हो। देखो मैं आपसे कहता हूं कि ग्रेविटेशन पोटेंशियल, आप लोग मेरे पास आए, बोले सर ग्रेविटेशन पोटेंशियल समझा दो। मैंने तुमसे एक बात बोली कि बेटा ग्रेविटेशन पोटेंशियल मत समझो, केवल पोटेंशियल समझ लो। मतलब अगर यहां पे लिखते हैं गुरुत्वाकर्षण विभव, तो अगर गुरुत्वाकर्षण विभव की बात करें तो ध्यान करो, गुरुत्वाकर्षण विभव या ग्रेविटेशन पोटेंशियल, तो बेटे पोटेंशियल का क्या मतलब होता है? पोटेंशियल का मतलब होता है विभव, विभव का मतलब होता है एक ऊर्जा। तो ध्यान करो,
मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूं कि आपकी अर्थ है, अर्थ का आपका रेडियस है। सपोज करो दूर कहीं से, दूर कहीं यहां पे एक बॉडी रखी है, ये इन्फिनिटी पे है, क्योंकि इतनी दूर है कि हम इस पे नाप नहीं पा रहे। तो मैं क्या करूंगा कि इस बॉडी के ऊपर कार्य करूंगा और उसे इसकी रेंज में लाऊंगा, ताकि ये उसके ऊपर क्या लगा सके, ये उसके ऊपर ग्रेविटेशन फोर्स लगा सके। मेरी बात समझ आ रही है? पोटेंशियल मतलब विभव, मतलब क्षमता, किस चीज की सर? कार्य की। ये जो कार्य यहाँ पे हो रहा है ये नेगेटिव हो रहा है, क्यों भाई? इन्फिनिटी से उठा के इसकी फोर्स के अगेंस्ट ला रहे हो, ये इसे इधर की तरफ खींच रहा है, इसे वो उधर ले जा रहा है, तो अल्टीमेटली बॉडी कहाँ आने वाली? इधर। तो मैं इसकी विल के अगेंस्ट इसे इधर खींच के ला रहा हूँ। तुम्हें पता है फोर्स का फॉर्मूला क्या है? सर फोर्स का फॉर्मूला बहुत सिंपल है। फोर्स का फॉर्मूला होता है F.dr। जब आप यहाँ पे फोर्स के फॉर्मूले को लिखेंगे, आपने लिख दिया, फोर्स की वैल्यू डाल दो। सर फोर्स की वैल्यू सपोज करो कितनी हो सकती है? सर ये हो सकती है, इन्फिनिटी पे कोई बॉडी रखी, इस बात से तुम्हारा मतलब नहीं। एम बॉडी रखी, इसका कैपिटल एम मास है। तो हम जब सारी चीजों का एनालिसिस करके देखते हैं, एफ एम एम अपॉन आर स्क्वायर डॉट डी आर, ये सारी वैल्यू देखते हैं, तो आखिर में आप एक चीज देखेंगे, इसका फॉर्मूला क्या निकल के आया। यू विल बी अमेज्ड। देखो फॉर्मूला क्या निकल के आया, W अपॉन एम माइनस जी एम अपॉन आर। तो आपने किस पे वर्क करा? सर हमने वर्क करा अपनी एक बॉडी पे। तो ये जो वर्क करा, ध्यान से देख कितना आएगा, माइनस एफ तो हटा दोगे अब, कैपिटल जी, तो कैपिटल जी एम एम अपॉन में कितना, माइनस आर। और ये वर्क किसके ऊपर करा है? सर यही तो पोटेंशियल है, वर्क करा है इस बॉडी के ऊपर जो इन्फिनिटी पे रखी है। तो वैल्यू को डाल, माइनस जी एम एम अपॉन आर या कैपिटल आर, कितना, स्मॉल आर, तो स्मॉल एम से स्मॉल एम, तो वी की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस जी एम अपॉन कितना, आर। तो देख ले पोटेंशियल, यहां से तू समझ पा रहा है मेरे बच्चे? पोटेंशियल किस पे डिपेंड करती है? सर पोटेंशियल केवल कैपिटल एम, कैपिटल एम का मतलब क्या है? ये कैपिटल एम मास ऑफ व्हाट, प्लैनेट पे डिपेंड करती है। समझ आ गई? तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इन ग्रेविटेशन इज इक्वल टू द वर्क डन पर यूनिट मास टू bring a body from infinity to that point. It is denoted by V naught. वैल्यू कितनी हो गई, जूल पर के जी। क्यों? इसकी जूल, इसकी के जी। और ये कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है, तुम्हें पता होना चाहिए। W इक्वल टू एफ डॉट एस। सर ये अगर सिंपल फॉर्मूला भी देखें तो ये कैसा प्रोडक्ट है? ये प्रोडक्ट है डॉट प्रोडक्ट। और किसी का भी डॉट प्रोडक्ट कैसी क्वांटिटी होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर का मतलब है अदिश राशि होती है। देख ले मेरे बच्चे ध्यान से, जब कभी किसी का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं उसका रिजल्टेंट अदिश आता है, स्केलर आता है। किसी का वेक्टर निकालते हैं, क्रॉस निकालते हैं, तो वो वेक्टर आता है। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है M1LT-2। कैसे भाई? वर्क का फॉर्मूला वही है, ML2T-2। नीचे कितना आ गया? सर नीचे आ गया पर यूनिट मास है ना, तो M की वैल्यू नीचे रख दो, सारी वैल्यू पुट करोगे। वर्क का पता है ना? देखो वर्क का क्या होता है, वर्क का होता है kg मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। तो कितना बैठा? ये बेटा ML2T-2। कोई दिक्कत? जो एनर्जी का है वही वर्क का है, ये पुट कर दिया। नीचे कितना आएगा सर? m आएगा। तो m का यूज करके इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल लेना। तो सर ये तो ग्रेविटेशन गलत दे दिया ना इन्होंने? हाँ गलत दे दिया। तो m से m कैंसिल, कितना आ गया? L2T-2। ठीक है। और ये नेगेटिव क्यों होता है? नेगेटिव क्योंकि यही ग्रेविटेशन पोटेंशियल उस पर करा गया है, आप उसकी विल से अपोजिट लेके उसे खींच के ला रहे हो, तो नेगेटिव ही तो होगा। ये फॉर्मूले यूज कर लेना। ये देखो गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में किसी बिंदु को सपोज करो यार, तुमसे कोई अलग जा रहा है, तुम क्या करोगे? तुम करोगे यार रुक जाओ प्लीज मान जाओ, या तो तुम उसे कार्य करके दोबारा से उसे खींच के लाओ। छोटे बच्चे होते हैं ना, रूठ जाते हैं,
या तो उन्हें कहते ठीक है तू रोता रहे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, चुप हो जाएगा, या आप क्या कहोगे बेटा आ जा। तो आप उसे अपने कंफर्ट जोन में ला रहे हो। किसी को हिप्नोटाइज करना हो तो आप उसे अपनी फील्ड में ला रहे हो। लाइक सपोज करो मुझे चांटा मारना है किसी की, तो मैं इतने ही तो रेशो में मारूंगा, नहीं तो मैं कहूंगा जा बेटा लेकर आ, तो वो कहाँ ला रहा, मेरी फील्ड में, मेरे क्षेत्र में, मेरे प्रभाव के क्षेत्र में। तो गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में किसी भी बिंदु पर गुरुत्वाकर्षण क्षमता पर इकाई द्रव्यमान में किए गए कार्य के बराबर होती है। अनंत से उस बिंदु तक एक बहुत हल्का शरीर लाना, इसे V द्वारा निरूपित किया जाता है। इसका फॉर्मूला क्या है, गुरुत्वाकर्षण क्षमता Vg बराबर W/m, और नेगेटिव ऋणात्मक होता है। रीजन है क्योंकि ये उसकी विल के अपोजिट कार्य करके आता है। और मेरे बच्चे ये वैल्यू किसी ने गलत डाल दी, L2T-2, देख ले समझ ले अच्छे से। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी देखो, पढ़ो अपने तरीके से पढ़ो पोटेंशियल एनर्जी, कोई दिक्कत है तो आ जाइए। अगला आता है ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी। सर पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी हर एक बच्चे को पता है। पोटेंशियल का मतलब होता है स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा का मतलब होता है यदि कोई वस्तु अपनी पोजीशन के, अपने आकार के, अपनी विराम अवस्था के कोई भी चीज अपनी बॉडी में उत्पन्न करती है तो उसे कहते हैं पोटेंशियल। लेकिन यदि वो ग्रेविटी की वजह से उत्पन्न हुई है उसे कहते हैं ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी। Gravitation potential energy of an object at a point in gravitational field is equal to the work done and bringing to the infinity to that point। अभी याद करो ना यार तुम, अभी थोड़ी देर पहले ही तो बताया है। क्या बताया है सर? ये बताया है आपने कि जो ये कार्य कर रहे थे बेटा, जो ये कार्य कर रहे थे ना तुम यहाँ पे, ये जो कार्य निकाल रहे थे यही तो तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी है। और जब इसे पर m से डिवाइड कर दिया तो ये क्या बन गया था? ये बन गया था तुम्हारा पोटेंशियल। तो सर इसका कहने का क्या मतलब है? इसका कहने का तुम्हारा बहुत सिंपल सा मतलब है कि जो आपने कार्य करके, लाइक इन्फिनिटी से आपने किसी वस्तु पे कार्य किया और अर्थ के चारों तरफ आप इसे ले आए इसकी फील्ड के अंदर, तो जो यहाँ से ये कार्य करके आए थे नेगेटिव ऋणात्मक वाला, इसे ही क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। यदि आप किसी बॉडी पे एग्जैक्टली करके दिखा रहे हो तो उसे कहते हैं पोटेंशियल। बात समझ आ गई? तो सर फॉर्मूले में ज्यादा अंतर नहीं है। फॉर्मूला क्या है सर? फॉर्मूला U - Gmm/r। और सर पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या था? -Gm/r। तो देखो कितना सिंपल फॉर्मूला है। इससे ये बना, इससे ये बना। और याद रखना जहां जहां पोटेंशियल एनर्जी होती है वहां फोर्स कैसी रहती है? कंजर्वेटिव रहती है मेरे बच्चे, संरक्षणी रहती है, संरक्षी। तो नेगेटिव साइन क्या कह रहा है कि ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी। तो सर आप समझाना क्या चाह रहे हो? देखो आ जाओ, मेरी एक बात समझ लो, बहुत प्यारी खूबसूरत बात है। यदि आप एक बॉडी है, देखो ये ध्यान से देखो, ये तुम्हारी अर्थ है। अर्थ पे से इस बॉडी को r डिस्टेंस पे ले जाओ, ठीक है? तो याद रखिएगा r डिस्टेंस पे जाके सपोज करो अगर u की वैल्यू यहाँ पे 1 जूल है तो यहाँ पे बढ़ के u की वैल्यू पता है कितनी हो जाएगी? 2 जूल। मतलब इफ r इंक्रीज, R की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो सर U क्या है? -Gmm/r।
तो भाई आर इंक्रीज हो रहा है, मतलब नेगेटिव में इंक्रीज हो रहा है, तो ये भी तो बढ़ेगा। तो यू क्या हो जाएगा सर, यू भी बढ़ जाएगा। अगर सर यू भी बढ़ेगा साथ में साथ वी भी बढ़ेगा, तो मैं देख पा रहा हूं कि जितना मैं दूर जा रहा हूं, मतलब अर्थ से मैं जितना दूर जाते जा रहा हूं, मेरी v की वैल्यू उतनी पॉजिटिव होती जा रही है, u की वैल्यू पॉजिटिव है। अबे खुद सोच के देखना, तुझे जीरो से उठा के कोई नेगेटिव की तरफ लेके आए तो नेगेटिव वैल्यू, यही वजह है कि यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव चलता आ रहा है, क्योंकि मुझे लेके आए हैं ऐसे नंबर लाइन पे। नंबर लाइन पे कैसे लेके आए हैं सर, 0 -1 -2, तो यहाँ से यहाँ लाओगे, जीरो में से कोई फाइनल वैल्यू डालोगे तो -1 ही तो आएगी। तो कार्य अपोजिट करके ला रहे हो तुम। तो देख ले, अगर आर इंक्रीज हो रही है तो ये दोनों इंक्रीज हो रही है, लेकिन अगर आर डिक्रीज हो रही है तो यू और वी दोनों क्या हो जाएंगी, डिक्रीज हो जाएगी। मतलब जितना अर्थ के पास आता जाएगा u और v की वैल्यू उतनी नेगेटिव होती जाएगी, जितना दूर होता जाएगा उतना जीरो होने के चांसेस है। और एक और बात अपने दिमाग में डाल लो आज, वो बात क्या है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि हम हमेशा ये, अरे हम तो साहब ये अज्यूम करते हैं कि जो u और v की वैल्यू एट इन्फिनिटी होती है वो हमेशा जीरो होती है। इस बात को अपने दिमाग में डालो अच्छी तरीके से। जो कोई अनंत बिंदु होता है, इन्फिनिटी पॉइंट होता है, वहां पे u मतलब पोटेंशियल एनर्जी, v मतलब पोटेंशियल, उन दोनों की वैल्यू जीरो अज्यूम करते हैं। तभी तो यहाँ आते आते नेगेटिव में लिखोगे। बात समझ आ गई क्या तुम्हें मेरी बात? खैर है, चलिए आगे की तरफ चलते हैं। आगे की तरफ जब हम चलेंगे तो हम लोग क्या देखेंगे, सारा पार्ट आपको क्लियर हो चुका है, एक बार इस पार्ट को पढ़ लो। यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं सैटेलाइट। बेटा सैटेलाइट देखो कैसे ग्लो कर रही है, कितनी प्यारी सैटेलाइट लग रही है। एक्चुअल में ये क्या है, इनसेट है, ये लगाई जाती है आपके अर्थ के चारों तरफ ताकि आप अर्थ को मॉनिटर कर पाए। यहाँ तो ये ऐसे दिखा रही है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा कुछ होता नहीं है। होता क्या है, सैटेलाइट के बारे में एक बहुत बड़ी बात मशहूर है कि जैसे एक टीम के अंदर कप्तान होते हैं और उप कप्तान होते हैं, ऐसे ग्रह का भी एक छोटा पार्ट होता है जिसे आप लोग कहते हैं उपग्रह। तो अगर आप उपग्रह को समझना चाहते हैं तो उपग्रह का बहुत सिंपल सा मतलब है कि कोई भारी भरकम खगोलीय वस्तु, किसी भारी भरकम खगोलीय वस्तु जो कि ग्रह कहलाती है, उसके चारों तरफ चलता है तो उपग्रह माना जाता है। मतलब अ हेवनली सेलेस्टियल बॉडी विच कैन बी अ मैन मेड और अ नेचुरल रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ और अ प्लेनेट इज नोन एज सैटेलाइट। देख लो यही बात लिखी है, ग्रह के चारों चक्कर लगाने वाली आकाशीय वस्तु मतलब खगोलीय वस्तु उपग्रह कहलाई जाती है। प्राकृतिक उपग्रह है तो क्या हो सकता है, हेवनली सेलेस्टियल बॉडी विच रिवॉल्विंग अराउंड द प्लेनेट इज कॉल्ड सैटेलाइट। नेचुरल सैटेलाइट आर दोज which are not man-made and revolve around the earth. Artificial are those which are man-made and used for some purposes. बहुत प्यारी बात कही है कि जो ये मानव द्वारा निर्मित, देखो मानव, हम मनुष्य, हम अपने काम को देखते कि भला सबका हो शुरुआत मेरे से हो, कि हमने क्या देखा कि हमने अपनी पृथ्वी से भी काम लेना शुरू कर दिया।
पृथ्वी से कैसे काम लेना शुरू करा? भाई पृथ्वी से काम लेने का हमारा रीजन क्या था? पृथ्वी से काम लेने का रीजन कुछ इस तरीके से था, हम चाहते थे कि जो पृथ्वी के ऊपर वातावरण चेंज हो रहा है वो पता लग जाए, मॉनसून आ रहा है वो पता लग जाए, सूखा पड़ रहा है कहीं पे वो पता लग जाए। तो ये पॉजिटिव एस्पेक्ट में हम ह्यूमंस के लिए एक वरदान है जिसका हम अच्छे से यूज करें। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, ये खड़े हो जाते हैं बॉर्डर पे ये लोग देखते हैं कि कुछ है तो नहीं। जैसे अमेरिका ने क्या करा था, पोखरान देखा था, पोखरान में कि हम कुछ कर रहे हैं नहीं कर रहे। तो कुछ है उत्पाती और कुछ है ठीक, वो हम मानव समाज कल्याण के लिए कर रहे हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए कर रहे हैं, कुछ नहीं करते। तो आप देख लो। और इसका देखो टाइम पीरियड क्या होता है, हर एक किसी का टाइम पीरियड होता है। कितना होता है सर? T=2π √r³ में कितना GM। तो ये वैल्यू अपने दिमाग में डाल लो और अच्छी तरीके से डाल लो कि टाइम पीरियड कितना है, वो तुम्हारी आंखों के सामने है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट आर ऑफ 2 टाइप्स, सबको पता होनी चाहिए। लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें एक बात बता दूं जो तुम्हें कहीं ना कहीं हेल्प करने वाली है। वो बात है क्या कि ये जितनी भी सैटेलाइट्स हैं, इनमें कुछ बातें कॉमन है। लाइक सपोज करो सैटेलाइट में सबसे पहली आती है मून। मून का मतलब होता है नेचुरल मतलब प्राकृतिक। तो तुम मून के बारे में कुछ बात जानना चाहते हो तो देख लो। देखो मून के बारे में एक बात है कि जब ये मून चलता है मतलब अपनी दूरी पे घूमता है और ये अर्थ के चारों तरफ चलता है, ये तुम्हारी अर्थ है। तो याद रखना यहाँ पे भी कुछ टाइम लगता है और यहाँ पे भी कुछ टाइम लगता है, ये दोनों टाइम इक्वल है, 27 दिन एवं 8 घंटे। दूसरा, अगर अर्थ का रेडियस r है तो डिवाइड कर दे 4 से, तो किसका आ जाएगा? मून का। इतना छोटा ही। अगर g की वैल्यू अर्थ पे g है, डिवाइड कर दे 6 से, किसकी आ जाएगी? मून की आ जाएगी। सर आखिर में देयर इज नो एटमॉस्फेयर, यहाँ पे कोई भी वायुमंडल नहीं है। तुझे बताया था कि यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण मून के ऊपर, चंद्रमा के ऊपर गुरुत्वाकर्षण इतना अधिक नहीं है। यदि सपोज कर तेरा वेट धरती पर, अर्थ के ऊपर वेट कितना है भाई? 600 न्यूटन। तो याद रखना V ऑन मून कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 100 न्यूटन, मतलब 6 टाइम डिवाइड कर दो। देख लो, अगर हम ध्यान से देखें तो अब यहाँ पे जो ये सैटेलाइट है 2 पार्ट में डिवाइड होती है। पहली बात तो एक ही पार्ट में डिवाइड होती है जिसे कहते हैं आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल का मतलब होता है कृत्रिम, मानव द्वारा निर्मित। ये 2 पार्ट में डिवाइड होती है, जियो सिंक्रोनस मतलब भूमध्यकालिक, और दूसरी होती है मेरे बच्चे पोलर। पोलर मतलब ध्रुवी। तो पोलर का क्या मतलब होता है? ध्रुवीय उपग्रह। बात समझ आ रही है? तो इन दोनों के बारे में पढ़ते हैं, क्या कहा जाता है, किस तरीके से इनकी प्रॉपर्टी है। आजो, तो सबसे पहली जो आई है आपकी, वो आई है जियो स्टेशनरी। जियो स्टेशनरी का मतलब ध्यान से समझ लो। जियो मतलब क्या होता है? अर्थ। अर्थ मतलब पृथ्वी। स्टेशनरी का मतलब होता है रेस्ट। रेस्ट मतलब विराम। तो यदि कोई वस्तु अर्थ की तरह ही घूम रही है या फिर अर्थ के रिस्पेक्ट में रुकी हुई है, सवाल आता है कि यदि कोई बॉडी इस अंतरिक्ष में घूम रही है और पृथ्वी पे रहने वालों को वो सैटेलाइट के नाम से जानते हैं, वो चल तो रही है लेकिन हमें रुकी हुई महसूस होती है, तो उसे बोलते हैं जियो स्टेशनरी या फिर पार्किंग सैटेलाइट। तो देखो अर्थ कैसे चलती है? अर्थ चलती है वेस्ट टू ईस्ट, तो ये सैटेलाइट भी इसी रेंज में चलना स्टार्ट कर देती। तो जिस तरीके से अर्थ चलेगी उस तरीके से ये सैटेलाइट चलेगा। यहाँ तक कि देखो टाइम भी कितना लेती है सर? टाइम भी अप्रोक्स कितना है? 24 आवर्स का। अगर आपसे कोई पूछे कितनी हाइट पे चलती है तो बताना। 36,000 किलोमीटर की हाइट पे चलती है। सर रेडियस मिला के कितना? अगर सेंटर से कोई पूछे तो 42,400। देखो ये बात लिखी, ये रहा। ऑर्बिट का रेडियस भी पता है, हाइट भी पता है, कितनी वेलोसिटी से चलती है ये भी लिखा है, एंगुलर वेलोसिटी कितनी होती है ये भी लिखा है, नाम क्या क्या होते हैं ये सब कुछ लिखा है। और फिर याद रखना ये चलती केवल इक्वेटर में है, मतलब इक्वेटोरियल है। अगर अर्थ तुम्हारी ऐसी है तो ये ऐसे चल रही है, देख ले यहाँ बना भी रखी है। और इन्होंने कह रखा है 2 कॉपी, इसे एक और नाम से भी जानते हैं, इसे जानते हैं जियो सिंक्रोनस।
मतलब धरती की तरह अपने आप को अपडेट करने वाली क्या कहलाई जाती है? जियोसिंक्रोनस। और अब देखो इसका इतना गुणगान हो गया, इसके इतने कर्म बता दिए, नाम चीन कर दिया। अब इसे यूज करते हैं कहाँ? कम्युनिकेशन में। कहाँ यूज करते हैं? कम्युनिकेशन में। ये रहा हिंदी वाला पार्ट, आप इसे देख सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं। बात समझ आ गई? कहाँ यूज करते हैं? कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मतलब सर गूगल मैप खोलना है तो इसकी मदद से खोल। सर एग्जाम्पल कैसे? सर गूगल मैप खोलना है, इसकी मदद से खोल ले। सर लोकेशन भेजनी है, इसकी मदद से खोल ले। वीडियो कॉल करनी है, कर लो भाई। गाने सुनने हैं, सैटेलाइट का यूज करना है, सब इसकी मदद से हो सकता। और इसका एग्जाम्पल है इनसेट 2B और इनसेट 2C, जो कि इंडिया की जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स है। बात समझ आ गई? अगला देखो, फिर आती है पोलर। पोलर को ध्यान से देखो, देखो पोलर का तो नाम ही बता रहा है। पोलर मतलब सर जो नॉर्थ से साउथ में घूमेंगी। ये तुम्हारे पोल्स हैं, तुम्हें पता है, ये तुम्हारे ध्रुव है, ये भी तुम्हारा है, ये दक्षिणी, ये उत्तरी। तो जो इस तरीके से घूम रही है अर्थ के इस तरीके से, वो पोलर। जो इस तरीके से घूम रही है वो कैसी है? जी स्टेशनरी। सर सेम बात है, कितनी हाइट पे घूमती है? 880 पे। टाइम पीरियड कितना लेती है? 84 मिनट। 84 मिनट मतलब लगभग 1.5 घंटा। 1.5 घंटे में अर्थ का चक्कर लगा लेती है। दूसरा ऑर्बिटल वेलोसिटी ज्यादा है, अभी तो जल्दी चक्कर लगा रही। उसका कितना था? सर उसकी तो बहुत कम थी, 3.1 थी। अगला देखो, देयर 3 सैटेलाइट रिवॉल्व इन द पोलर ऑर्बिट। ये किस काम में आती है? आती है फोरकास्टिंग वेदर, स्टडिंग द अपर रीजन, मैपिंग। ये देखो, तो जितनी भी तुम्हारा मौसम की भविष्यवाणी, वातावरण के ऊपरी क्षेत्र का अध्ययन है, मानचित्रण, जितना भी ये सब चीजें हैं, ये किसकी मदद से होती है? ये होती है पोलर सैटेलाइट की। PSLV सीरीज की। मतलब PSLV का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। ठीक है, ये देखिए, बात समझ आ गई सबको? चलिए हिंदी में भी पढ़ लीजिए आराम से, कोई दिक्कत आए तो यहां से समझ लेना। आगे देखते हैं हम लोग ऑर्बिटल वेलोसिटी, जिसे आप लोग कहते हैं कक्ष वेग। क्या होता है ऑर्बिटल वेलोसिटी? आओ समझा देते। ऑर्बिटल वेलोसिटी की बात करें तो देखो, ऑर्बिटल वेलोसिटी मैं तुम्हें एक लाइन में, एक मतलब में समझा देता हूँ, शायद तुम अपने जीवन काल में नहीं भूलोगे। भाई सपोज करो कि यहाँ पे बीचों बीच तुम्हारा सन रखा है, ये रहा उबलता हुआ सन, ये रहा, और इसके चारों तरफ तुम्हारी अर्थ का ऑर्बिट है, और फिर यहाँ पे नीली नीली अर्थ चल रही है। अब तुम्हें पता है कि अर्थ इसके ऑर्बिट के चारों तरफ चल रही है, तो भाई हमने देखा 4.5 बिलियन ईयर से अर्थ एज इट इज चल रही है इसी में। तो सर जिसमें ये चलती है इसे कहते हैं ऑर्बिट, मतलब कक्ष। तो जरूरी तो नहीं है कि हर साल फिर एक साल में इसके 365 ही दिन हो, लेकिन अचंभे वाली बात है कि 365 दिन है या फिर 366 दिन है, जिसे आप लोग कहते हैं क्या? लीप वर्ष। अब हमारा दिमाग ये मजबूर हो जाता है सोचने पे कि इतनी एग्जैक्ट कोई चीज कैसे हो सकती। भाई यदि अर्थ 4.5 करोड़ अरब साल से इतनी तेजी से यहाँ चल रही है, तो सर ये हर साल इतना ही मैग्नीट्यूड कैसे लेती है? बेटा जब ये चलती है तो ये किसी वेलोसिटी से चलती होगी, किसी वेग से चलती होगी, और जिस वेग से ये चल रही है उस वेग को हम कहते हैं कांस्टेंट वेग, नित्यांक वेग। और बेटा इसी नित्यांक वेग की वजह से ये एक साल में 365.25 दिन कंप्लीट करती है। तो सर ये क्या है? इसे ही बोलते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी, यही वो वेलोसिटी है। और सर इसका फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है V0 इक्वल टू √GM/r। ये कैपिटल GM जहां भी देखोगे, ग्रेविटेशन कांस्टेंट, मास ऑफ द प्लेनेट और रेडियस ऑफ द प्लेनेट। तो देख लो इसकी वैल्यू कहां से गिवन है? V0 से। अगर हाइट पे मौजूद है, मतलब यदि अगर हाइट पे कोई पूछने लगे तो h जुड़ जाता है,
क्या बन जाती है, वी नॉट इक्वल टू अंडर रूट जी एम अपॉन में कितना आर प्लस एच। बात क्लियर हो गई। मास क्या है, मास ऑफ द प्लेनेट, आर क्या है, रेडियस ऑफ द प्लेनेट, एच क्या है, एच हाइट ऊपर। द सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग नियर द अर्थ सरफेस। सिंपल सी बात है यार, ये तुम्हारी अर्थ है और अर्थ के चारों तरफ यहाँ छोटे से में घूम रही है कोई सैटेलाइट, तो एच क्या लोगे, कहोगे सर मैं एच ले ही नहीं रहा, तो इसकी जगह क्या ले लिया, ये वाला। और अगर तुमसे कोई पूछने लगे कि ये जो तुम्हारी अर्थ है सन के चारों तरफ कितनी उससे चल रही है, तो उसे बता देना ये चल रही है 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। ये रही। अगला देखो इसके वेलोसिटी। सपोज करो लड़कियों या ये जितने बच्चे हैं जो कहीं ना कहीं किन्हीं चीजों से परेशान चल रहे हैं, तो एक काम करो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से उस इंसान को जो तुम्हें परेशान कर रहा है, लड़के बच्चे जो भी है, ऊपर की तरफ फेंक दो। सर कहोगे नीचे आ जाएगा, ये लो फेंक दिया। मैं कह रहा हूँ 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, मतलब एक सेकेंड में कितना जाना है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। इसके थ्रू फेंकोगे तो जीवन में कभी वापस नहीं आने वाला। इसे कहते हैं क्या, पलायन वेग। आज हो मेरी बात समझो, ये तुम्हारी अर्थ है, अर्थ पे तुम खड़े हो, यहाँ पे अंतरिक्ष शुरू हो जाएगा बाहर। अब तुम चाहते हो किसी वस्तु को धरती की सतह से ऊपर फेंक के अंतरिक्ष में पहुंचा दो, ये पॉसिबल है, पॉसिबल है। द मिनिमम वेलोसिटी विच रिक्वायर्ड टू डू सो, दिस इज नोन एज व्हाट, एस्केप वेलोसिटी। तो न्यूनतम वेग जिसके द्वारा धरती के सरफेस से हम किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंकते हैं ताकि वो अंतरिक्ष में चली जाए, उसे हम पलायन वेग या वीई या एस्केप वेलोसिटी के नाम से जानते हैं। सॉरी, और ऐसा फेंको कि जीवन में कभी वापिस ही ना आए। तो फॉर्मूला क्या होता है, वी नॉट इक्वल टू अंडर रूट जी एम अपॉन कितना आर। सर ये क्या लिखा है, अरे एक बात बता ना, स्फीयर क्या रेडियस की, वो अगर ये डेंसिटी है तो फॉर्मूला क्या होगा, मास अपॉन 4 पाई आर क्यूब। तो मास की जगह क्या लिख सकता हूं, अंडर रूट जी, तो मास कितना आ गया रू, तो यहां आएगा 2gm, तो यह आएगा 4/3 इंटू 2 पाई आर क्यूब अपॉन में कितना आर। तो वैल्यू कैंसिल करो तो कितनी आ गई, 8gm रो पाई आर स्क्वायर अपॉन में कितना 3। देख सेम वैल्यू आ रही है सारी एग्जैक्ट। ये तब यूज होगी जब डेंसिटी गिवन होगी। ये डू नॉट डिपेंड ऑन द मास। खुद सोच के देख, अगर तुम्हें मुझे फेंकना हो, किसी पेन को फेंकना हो, किसी एनिमल को फेंकना हो, किसी रॉकेट को फेंकना हो, तो यार इस हिसाब से तो ये वैल्यू सेम नहीं हो सकती। और यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, अपने दिमाग में बात डाल ले। क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि यदि जो हमने वस्तु को फेंका, सपोज करो तुमने अभी 10 मिनट पहले किसी बॉडी को फेंका जिसका मास था m, थोड़ी देर बाद तुमसे पूछा गया कि 2m नाम की बॉडी फेंक दी, बता वेट मतलब ये एस्केप वेलोसिटी बढ़ानी पड़ेगी घटानी पड़ेगी। अरे नलायको, जब मास बढ़ा है और वो मास ऑफ द बॉडी पे डिपेंड ही नहीं करती, तो आपको मतलब क्या है, वो डिपेंड किस पे करती है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, और ये डिपेंड करेगा प्लेनेट के मास पे। चलिए आगे की तरफ चलते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट पढ़ लेते हैं। देखिए सब इंपॉर्टेंट इसके वेलोसिटी, जैसे मून के ऊपर, तो यार देखो यहाँ बॉडी के ऊपर नहीं गिवन है कि आपने पेन फेंका तो पेन की अलग होगी, मेरी अलग होगी, हाथी फेंका तो हाथी की अलग होगी। ये जहां से फेंका जा रहा है उस पर डिपेंड करेगा, मून की अलग, अर्थ की अलग, जुपिटर की अलग, सन की अलग, न्यूट्रॉन की अलग। तो मैं कह सकता हूँ इसके वेलोसिटी डिपेंड ही किस पे करती है, मास ऑफ प्लेनेट, मतलब जिस जगह से आप वस्तु को फेंक रहे हैं। तो देखो जुपिटर सबसे ज्यादा है तो सबसे ज्यादा चलेगी, सर सन सबसे ज्यादा है तो उससे ज्यादा होगी, और कोई न्यूट्रॉन स्टार कितनी हो गई, 2
लाख किलोमीटर पर सेकेंड। अगर न्यूट्रॉन स्टार से तुम्हें कोई चीज बाहर फेंकनी है तो हर सेकंड 2 लाख किलोमीटर चलाना पड़ेगा। मतलब कहीं ना कहीं ये तो स्पीड ऑफ लाइट के करीब जाती जा रही है। रिलेशन क्या है इन दोनों के बीच में? VE इक्वल टू √2 V0। कैसे आया सर ये रिलेशन? भाई रिलेशन कुछ इस तरीके से आएगा कि तुम्हें VE की वैल्यू पता है, ये कितनी होती है √GM/R। V0 की वैल्यू पता है √GM/R। सपोज कर इसे यहां डाल दूं, मतलब कैसे? √2 अलग कर दे, √GM/R अलग कर दे, तो ये वैल्यू आ जाएगी √2 V0। तो मतलब V0 इक्वल टू, मतलब V इक्वल टू √2 V0। तो दिस कैन बी प्रूव्ड एज वी डिड। क्लियर हो गई? दूसरा क्या है? अगर प्रोजेक्शन इक्वल हो तो पैराबोलिक पाथ होगी। देखो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, अपने दिमाग में डाल लेना। अगर वेलोसिटी मतलब एस्केप वेलोसिटी इसकी वेलोसिटी से कम होगी तो पैराबोलिक पाथ होगी, अगर ज्यादा होगी तो ये कैसी होगी? हाइपरबोलिक पाथ। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, अपने दिमाग में क्लियर कट कर लेना। हाँ जी, सुना होगा केपलर भैया। देखो न्यूटन ने तो बोला लॉज ऑफ मोशन, केपलर को आया सपना। केपलर ने कहा यार इसे तो कुछ ना कुछ प्राइस मिल जाएगा, मुझे जीवन में कुछ मिलेगा नहीं, मैं क्या करूं? भाई केपलर ने क्या करा? ग्रह पकड़ लिए, क्योंकि जिसके ग्रह बढ़िया है वो जीवन में नक्षत्र बढ़िया और जीवन में मौज ले रहा। भाई तुम्हारे नवग्रह बढ़िया, राहु केतु बढ़िया, शनि शनिचर सब बढ़िया, तुम जीवन में मौज लोगे। अब रावण की तरह या तो तुम बंधक तो बना नहीं सकते, तो केपलर ने सोचा चलो इनके ऊपर कुछ चाल चलन खेल देते। इन्होंने अपना पहला नियम बताया जिसे लॉ ऑफ ऑर्बिट के नाम से जाना जाता है, और इन्होंने बताया, मैं तुम्हें समझा देता हूं। अगर ये नियम समझना चाहते हो तो सबसे पहले इसको समझो। भाई ये जो यहाँ पे बनाई है इसे कहते इलिप्टिकल। इलिप्टिकल मतलब दीर्घ वृत्ताकार। भाई दीर्घ वृत्ताकार का क्या मतलब होता है? दीर्घ वृत्ताकार का मतलब बहुत सिंपल है। दीर्घ वृत्ताकार तुमसे कहता है कि 2 फोकस है, एक फोकस यहाँ, एक फोकस यहाँ। यदि किसी एक फोकस पे सन रखा है तो अर्थ उसके चारों तरफ चलेगी। तो पहली बार पहले इसके अंदर मुझे पता चला कि प्रत्येक ग्रह दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करता है और सूर्य उसके एक फोकस पर होता है। Every planet revolve around the sun in an elliptical orbit and the sun to be placed at one of its foci। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ से क्या क्लियर होता है कि अब तक ये लगता था कि सर्कुलर घूम रहे हैं और सेंटर में रखा है सन, लेकिन ये रखा कहाँ रहता है? ये रखा रहता है फोकस पे और घूमते कहाँ है? इलिप्टिकल ऑर्बिट में। सर कैसे चलता होगा? देख ले ध्यान से, ऐसे चल रही है, ये तेरी अर्थ चल रही है। देखो ये तुम्हारी अर्थ है, ब्लू वाली अर्थ है, यहां तुम्हारा सन रखा है। तो देखो कितना बिंदास तरीके से चल रही है। तो ये सारा पार्ट कितना है सर? इसे कहते हैं इलिप्टिकल। ये क्या हो गया सर? ये बड़ी वाली रेखा क्या हो गई? मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस मतलब दीर्घ अक्ष। छोटी वाली क्या हो गई सर? इसे कहते हैं माइनर एक्सिस। माइनर एक्सिस का मतलब हो गया लघु अक्ष। बात समझ आ रही है? या तो यहां पे या तो वहां पे। चलो दूसरा पॉइंट समझो। दूसरा पॉइंट तुम्हें क्या समझाना पता है? ये यहां तक नहीं रुके, इन्होंने अपना दूसरा पॉइंट लिया है, दूसरा लॉ लिया है, सेकंड लॉ। अब इसे समझो। भाई मैंने दोबारा से ये वाली पाथ देखी, इस पाथ के अंदर मैंने क्या पाया इस बार कि यहाँ पे जो ये मेजर एक्सिस है यहाँ पे सन रखा था, ये छोटी वाली माइनर एक्सिस है। भाई कुछ सोच के देखो, अगर ये सन है और यहाँ पे कहीं अर्थ है तो मैं क्या देखता हूं? मैं क्या देख पा रहा हूं? मैं कुछ ऐसे देख पा रहा हूं कि सपोज करो यहां से यहां तक इन्हें टी टाइम कवर करा, यहां से यहां तक इन्हें टी टाइम कवर करा, x किलोमीटर स्क्वायर एरिया लिया, तो आने वाले हर टी टाइम के अंदर ये कितना लेगा? x किलोमीटर स्क्वायर। यदि सर अगर इन्हें टी डैश करा
और y किलोमीटर स्क्वायर एरिया लिया, तो ध्यान से देखना आने वाले हर t डैश में y किलोमीटर स्क्वायर एरिया लेगी। मतलब सर बहुत सिंपल है कि जो इनके केंद्र के बीच की लाइन है, मतलब सन को और अर्थ को जोड़ने वाली जो लाइन है, ये एरिया कवर कर रही है। देखो ऐसे एरिया कवर करा, इतना टाइम कुछ यहाँ ले लिया, तो याद रखना द रेडियस, हटा देते हैं, समझ लेते हैं, रुको। द रेडियस वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द सन टू अ प्लेनेट स्वीप इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो समान समय में समान क्षेत्रफल तय करना। तो ये क्या कहता है, इसके क्षेत्रफल का नाम सूर्य से ग्रह तक खींची गई त्रिज्या सदिश बराबर क्षेत्रफलों को पार करती है समय के बराबर अंतराल, यानी सूर्य के चारों ओर ग्रह का क्षेत्रीय वेग स्थिर है। तो मैं कह सकता हूं द एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। और सर इसी लॉ ने मुझे सबसे पहली बार बताया था कि मोमेंटम या द रेट ऑफ मोमेंटम, कौन सा, एंगुलर मोमेंटम, कंजर्व रहता है। सर बनता कैसे, होता कैसे है, ये देख लो 3D की फॉर्मेशन में, देख पा रहे हो, ये सेकंड लॉ है तुम्हारा, क्लियर है। चलो थर्ड लॉ की तरफ आते। थर्ड लॉ बहुत इंटरेस्टिंग, थर्ड लॉ को मैं तुम्हें आराम से समझाता हूँ, समझना। अब क्या देख पा रहे हैं, ये चल रही है, तो भाई जितना टाइम यहाँ पे चलने में लग रहा है वो सबको पता है, उसे कहते हैं ऑर्बिटल पीरियड। ऑर्बिटल पीरियड मतलब कक्ष अवधि। भाई सपोज कर यहां से यहां तक को इसे ए लग रहा है, तो सिंपल बात समझ लेना, बहुत सिंपल बात। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, देखो ही मत, लॉ ऑफ पीरियड समझ लिया। ये कह रहा है द टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब। मतलब जो सेमी मेजर एक्सिस आधी है, मतलब सेमी आद्र दीर्घ अक्ष का घन किसके समान अनुपाती है, कक्ष अवधि के वर्ग के। देख ले ध्यान से देख, ए क्या है, लिख तो रखा है अंडाकार कक्षा का आद्र प्रमुख कक्ष। सर टी क्या है, अबे टी का मतलब है ऑर्बिटल पीरियड। देख ध्यान कर, समझ बातों को अच्छे से विचार करो, ये कंसेप्ट है तुम्हारे। देखो ये चल रहा, क्या हो रहा है, जब पास में आती है तो फेरिलॉन कहते हैं, जब दूर जाती है तो एफिलॉन कहते हैं। देख किस तरीके से एरिया स्वीप कर रहा है बार बार, फिर ये आगे निकलेगा, फिर इधर आते आते इधर दूर चलती है स्लो, इधर फास्ट है। देख इतनी जल्दी बदल ली है। तो ये वाला पार्ट में तुम्हें समझाना चाह रहा था। और अब तुम ध्यान से देख लो हर चीज को, क्या देख पा रहे हो, ये दिखा रहा है कि तुम्हारी अर्थ कैसे मूवमेंट करती है, कितना टाइम लगता है। देखो जिसका रेडियस कम है उसे कम टाइम लग रहा है, जल्दी जल्दी चक्कर, मतलब जब तक ये 10 चक्कर पूरे करेगा ये बाहर वाला 20 कर लेगा, ये 15 करेगा, ये 10 करेगा, ये 7.5 करेगा, ये 4 करेगा। समझ पा रहे हो मेरी बात। चलिए ये आपकी बातें हैं, इन्हें देख लेना, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इन इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को पढ़ लेना। और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इजी होते हैं हमेशा। देखो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैंने आप लोगों के लिए, आ जाइए अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर है। क्या है, अ 4 kg eagle picks up a 75 gram snake and raise it 2.5 meter from the ground to a branch. What is the work done by the eagle on the snake? अज्यूम कर लेना जी की वैल्यू। एक 4 किलो का बाज 75 ग्राम के स्नेक को या सांप को उठाता है, जमीन से 2.5 मीटर ऊपर ले जाता है शाखा तक। आपसे पूछा गया है कि चील द्वारा सांप पर किया गया कार्य कितना होता है। मान लीजिए जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 30 सेकेंड लो, 10 सेकेंड ले लो। साइड में इसलिए हो गया ताकि तुम करके दिखा सको। चलो पॉज कर लेना, पॉज करके देख लेना, चीजें समझ के देख लेना। आइए मैं कहता हूं कि यहाँ पे कोई स्नेक था, ये रहा 75 ग्राम का। भाई मैं कोई टीचर वैसे तो हूं नहीं ना, ये रहा स्नेक चल रहा है। यहाँ पे ईगल आई, ईगल ने क्या करा, ये रही, ये ईगल आई तुम्हारी, ईगल ने उठाया। कितने किलो की ईगल, ईगल है 4 किलो। अब ईगल इसे उठा के गई कितनी ऊंचाई पे, 2.5 की। जी की वैल्यू कितनी हो गई, -10।
आपसे पूछो वर्क, खुद सोच के देखो, अगर किसी चीज पे वर्क कर रहे हैं तो बेटा वर्क का क्या मतलब है? वर्क का मतलब होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। हाइट पे ले जा रहे हैं तो इसका मतलब एम ए लिख दिया या एच लिख दिया, यहाँ पे आएगा एम जी एच। तो देखो एम का मतलब क्या है, किससे लेके जा रहे हैं सर इसे, तो एम का मतलब इसकी वैल्यू डालो 75 ग्राम अपॉन में कितना 100, 100 या किलो 1000 इंटू जी वैल्यू कितनी 10 और एच की वैल्यू कितनी है 2.5 मीटर। तो ध्यान से देख 10 से 10 कट गया, 75 को इससे मल्टीप्लाई करने की बजाय कितना आ जाएगा सर 4, ये कितना आ जाएगा 25 इंटू 3 और 16। तो 3/16 के हिसाब से आंसर निकाल लेना तुम अपना। ठीक है, मेरी बात समझ आ गई? तो कैलकुलेशन तुम्हें पता चल चुकी है, इसमें इतना कोई बहुत बड़ा रोल प्ले करने की नीड नहीं है, सारी चीजें तुम्हारी सामने, बस ग्राम को चेंज करना था, बाकी एज इट इज। बताइए, क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन पढ़ो। द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ अ प्लैनेट ए टू दैट ऑफ द प्लैनेट बी इज आर। द रेशियो ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द प्लैनेट इज पी। द रेशियो ऑफ द एस्केप वेलोसिटी दे रखा है, सोच कर बताएं, पढ़ा है अभी। यदि ग्रह ए की त्रिज्या का एक ग्रह बी की त्रिज्या का अनुपात आर है, तो ग्रह पे गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का अनुपात पी है, तो दोनों ग्रह के पलायन वेग का अनुपात कितना होगा? सोचो। आ जाओ। एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है भाई? एस्केप वेलोसिटी ए वाले की बोले तो एस्केप वेलोसिटी तो जी तो दोनों का सेम होगा, बात करें मास की तो मास भी दोनों का सेम होगा, आर की बात करें तो आर डिफरेंट हो सकता है, लेकिन सर यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसे चेंज कैसे करें? आज v की वैल्यू होती है √2gm/r। भाई अगर ऊपर नीचे r से मल्टीप्लाई और r से डिवाइड कर दे तो g की वैल्यू तुझे पता है gm/r² होगी। तो इस फॉर्मूले में मैं क्या लिखूंगा, v0 इक्वल टू कितना, यहाँ जाएगी 2gr। तो इस वैल्यू को मैं डायरेक्ट यूज कर सकता, यहाँ पे स्मॉल जी भी स्मॉल आर भी, तो मैं इसकी जगह क्या लिख दूंगा, √GA/RA अपॉन में कितना VEB की वैल्यू, देखो यहां से इसे डिनोट करके आगे की तरफ बढ़ाते, कितना है √ में GB/RB। देख तो सर मैं अगर ध्यान से देखूं तो √2 कैंसिल GA/RA अपॉन में कितना GB/RB, और सर इन्होंने वैल्यू दे रखी है, तो RA/RB की वैल्यू कितनी है R, प्लेनेट की वैल्यू कितनी है GA/GB की वैल्यू कितनी है P। तो इसकी वैल्यू डाल कितनी P, इसकी वैल्यू डाल कितनी R, तो वैल्यू कितनी आ गई PR। समझ पाया? और ये सारी दोनों वैल्यू अभी किस में, √ में, तो √ में कितनी आ गई PR, या लिख सकते हैं PR होल की पावर 1/2। तो वैल्यू कितनी आ गई PR होल की पावर 1/2। देखो कितने सिंपल अच्छे हैं, इनमें दिमाग लगाना पड़ रहा है, ट्रिक लगानी पड़ रही है, जब जाके क्वेश्चन तुम कर पा रहे हो। चलिए अगला देखते हैं। इफ द अर्थ लॉस्ट 99% ऑफ इट्स मास देन द एस्केप वेलोसिटी वुड बी इंक्रीज 10%, डिक्रीज 10%, डिक्रीज 90% या इंक्रीज 90%। यदि पृथ्वी अपने द्रव्यमान का 99% खो देती है तो पलायन वेग कितना होगा? 10 गुना वृद्धि, 10 गुना घटाएं, 90 गुना घटाएं या 90 गुना बढ़ाएं? सोच कर देखें। यू हैव 30 सेकेंड, सोचा करो यार, सोचना ही इज मोर इम्पोर्टेंट, ये तो हर कोई कर ही रहा है। करा 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 नहीं करा?
एस्केप वेलोसिटी सबको पता है √2gm/r है। और सर यहाँ पे m वो नहीं जिससे बॉडी फेंकी जाती है, m का मतलब है मास ऑफ द प्लेनेट और द अर्थ। तो सर यहाँ पे r सेम रखने को बोला है, तो डिपेंड वी ई किस पे कर रहा है सर? ये डिपेंड कर रहा है √m पे। अगर ये 99% डिक्रीज हुआ है तो एक बात बता, अगर ये 99% डिक्रीज हुआ मतलब पहले 100 था अब 1 हो गया, पहले 100 था अब 1 हो गया, तो सर अगर ये 99% डिक्रीज हुआ है, इसकी वैल्यू आप लोग क्या देख रहे हैं? अंडर रूट में है, तो 99 का अंडर रूट कितना आने वाला है सर? 99 का अंडर रूट कितना आने वाला है? यह आएगा 11 इंटू 3 इंटू कितना? 33। तो 33 टाइम्स वो कम हुआ है, 33 टाइम्स वो कम हुआ है। तो सपोज करके देखो कि 99% कम होके 1 आया होगा, मतलब 1 कम होके अंडर रूट में 1 तो आ रहा होगा। लेकिन मैं तुमसे ये कहना चाह रहा हूं कि यदि इसकी आप लोग एक बात समझें कि ये 99 पार्ट रिड्यूस हुआ है, मतलब अब कितने पार्ट बचे? 1 पार्ट बचे। तो सर मैं इतना कह सकता हूं कि ये कहीं ना कहीं 1 पार्ट बचा है, 10 पार्ट होने चाहिए थे, 1 पार्ट बचा, ये रिड्यूस होके 1 पे आया। तो कितने पार्ट कम हुए सर? 10 टाइम्स डिक्रीज हुआ है, मतलब 10 गुना घटाया गया है। क्योंकि देखो ये 99% है, रूट निकाला, रूट निकालने पे 1 आया, और 1 निकालने पे देखो ये वैल्यू 1 आई है, तो पहले 10 था अब 1 आ गई। अब 1 आने का मतलब 10 टाइम्स घटा दिया था। सोच कर बताए अगला। 30 सेकेंड ले सकते हो आराम से, विचार करो, सोचो। कह रहे हैं 2 सैटेलाइट है, कंसीडर 2 सैटेलाइट्स ए एंड बी हैविंग टाइम पीरियड 16 आवर एंड 1 आवर रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ देयर ऑर्बिट? भाई तो मैं अभी थोड़ी देर पहले बताया था, याद करो कि जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है सैटेलाइट का 2πr³ होता है। ये होता है, मानते हैं? तो मतलब टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना? r³। तो मैं लिख सकता हूं, और इसका भी अंडर रूट है, तो मैं लिख सकता हूं T1 मतलब TA/TB इक्वल टू RA/RB, उसका भी क्या क्यूब और उसका भी क्या अंडर रूट। तो ध्यान से देख, टी की वैल्यू दे रखी है, तो टी की वैल्यू दे रखी है, तो टी की वैल्यू में हम लोग क्या देख रहे हैं? टी की वैल्यू दे रखी है 16 बटे कितना? 1। तो भाई अंडर रूट रूट क्या आएगा? तो अंडर रूट यहाँ स्क्वायर हो गया और बाय 3 हो गया, तो RA/RAB निकाल दो। तो ध्यान से देख, 16 का अगर तू स्क्वायर करे या पहले ये पार्ट कर ले तो इसका मतलब कितना आएगा? सोच के देख। मैं तुम्हें डायरेक्ट बता दिया है, ये स्क्वायर हो रहा है या क्यूब हो रहा है? रेडियस निकालना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यार कैलकुलेशन वाला पार्ट तुम खुद करोगे। करूं क्या? अरे देख यार, मैंने इसे छोड़ा, मैंने लिखा 16 इंटू 16 में 1 इंटू 1, और इसको 1/3। तो इसे आप लिख कैसे सकते हैं सर? 4 इंटू 4 इंटू 4 1/3। तो 4 इंटू 4 1/3, उसका पार्ट सॉल्व करेगा तो कितना आएगा? तो सर 4 को 3 बार ध्यान से करके देखें कितना आ जाएगा सर? 64/1। देख लेना, सॉल्व कर लो, कर लो। अगला क्वेश्चन देखो।
बेटा अगला क्वेश्चन भी देखो ध्यान से। 64 नहीं, यह आएगा 16 सॉरी। तो अगले में क्या है, सैटेलाइट ऑर्बिट द अर्थ एट अ हाइट ऑफ r/2, व्हाट इज ऑर्बिटल स्पीड। तो बेटा ऑर्बिटल स्पीड का फॉर्मूला होता है v0 इक्वल टू √gm अपॉन कितना r+h का होल स्क्वायर। तो इन्होंने बोला h की वैल्यू कितनी है r/5, तो v0 की वैल्यू कितनी हो गई, इट वुड बी gm अपॉन r+r/5 का होल स्क्वायर। ये कितना आने वाला, √ का gm अपॉन कितना, देखो 5 ऊपर जाएगा तो कितनी आ गई 6r अपॉन का 5 का स्क्वायर, ये आ जाएगी 5/6 gm अपॉन r स्क्वायर, ये √ तो वैल्यू आप लोगों के सामने है, देख सकते हैं 5 gm अपॉन 6r। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, देख लो। समझ आ गई बात, चलो। 2 सैटेलाइट के मासेस दे रखे हैं, अगला क्वेश्चन पढ़ो। 2 सैटेलाइट ऑफ मासेस 50 kg and 100 kg revolve around the earth in a circular orbit of radii 9r and 16r. What is the ratio of the speed of 2 satellite? सोचिए बताइए। बेटा आप लोगों को सबको पता है v0 की जो वैल्यू है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है r के, मतलब √r के। तो मैं निकालना चाहूँ तो कैसे निकालेगा सर, v0 1 अपॉन में v0 √2 इक्वल टू कितना आएगा r2 अपॉन r1, वो भी किस में, √ में। क्लियर है, इनकी वैल्यू गिवन है कितनी है 9 और ये, तो ये वैल्यू गिवन आएगी तो 16r अपॉन 9r, तो r से r कैंसिल कितना आ गया 4/3। तो 4/3 किसका आंसर आ रहा है, 4/3 इनकी वेलोसिटीज का आंसर, मतलब v0 1 v0 2। देख लो अगला, देख क्या लिखा है, इफ द सैटेलाइट इज ऑर्बिटिंग as close as to the earth's surface as possible, its speed maximum, speed minimum, kinetic energy will be minimum, या not possible to quantify its kinetic energy। यदि कोई उपग्रह पृथ्वी की सतह के जितना संभव हो और कक्षा में अंदर की ओर घूम रहा है, भाई ये तुम्हारी पृथ्वी है और वो बहुत क्लोज आता जा रहा है, खुद सोच के देख, r डिक्रीज होगा तो v0 क्या होगी, भाई v0 की वैल्यू क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है √r के। अरे फॉर्मूला है ना ये तो r डिक्रीज तो v0 इंक्रीज, तो इसका मतलब वो जितना पास आता जाएगा, खुद सोच के देख, अभी पोलर सैटेलाइट पढ़ाई थी, पोलर सैटेलाइट में क्या था, वो 880 किलोमीटर था, तो उसकी वैल्यू 8 किलोमीटर पर सेकेंड थी, किसमें, पोलर में। और सर अगर जियो सिंक्रोनस देखे तो 36,000 की ऊंचाई पे था, उसकी स्पीड कितनी 1.6 समथिंग, याद है। तो जितना पास आओगे अर्थ के उतना स्पीड बढ़ जाएगी। चलिए, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द रेशियो ऑफ द काइनेटिक एंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड अ प्लेनेट इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r त्रिज्या की वृत्ताकार कक्षा में किसी ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाने वाले उपग्रह के k और v के अनुपात का परिमाण कितना होगा, सोचकर आराम से बता दें। और ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है कई बार, सोच लेना मेरी इस बात को। डायरेक्ट क्वेश्चन आया मेरे बच्चे, डायरेक्ट, कई दफा। आज मैं बता देता हूं, एक बार सॉल्व करके देख लेना। भाई काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है ½ mv²। तो v का मतलब क्या है सर, ऑर्बिटल, और ऑर्बिटल का फॉर्मूला क्या है, ऑर्बिटल का फॉर्मूला है √gm अपॉन r²।
स्क्वायर कर लेना। तो वैल्यू कितनी आ गई सर? वैल्यू आ गई हाफ, कैपिटल एम ही रखना, ये स्मॉल एम जो भी तुम्हारी मर्जी रख लो। स्मॉल एम अंदर क्या आ गया? जी एम अपॉन कितना? आर स्क्वायर। भाई पोटेंशियल की वैल्यू पता है, पोटेंशियल की वैल्यू पता है हाफ, कितना आगे? माइनस जी, सॉरी हाफ नहीं आगे, जी एम एम अपॉन कितना? आर। भाई इसे और इसे कैंसिल करके देख लो। जब इसे और उसे कैंसिल करोगे वैल्यू को, तो देखो ये अंडर रूट से आर बाहर निकल के आया तो आर बचा, यार हटाओ। तो सारी वैल्यू जब कैंसिल आउट करोगे तो के ई अपॉन पोटेंशियल की वैल्यू कितनी आ गई? 1/2। ठीक है, देख ले देख ले देख। अगला देखो, मोस्ट वेव यूज फॉर द कम्युनिकेशन पर्पज रिलाई ऑन जियो स्टेशनरी बिकॉज, क्यों, क्या रीजन होगा? ज्यादातर वो बड़ी वाली सैटेलाइट के हैं क्योंकि दे कैन नॉट ट्रांसमिट डेटा। अरे खुद को पता है यार, ज्यादातर वेव्स की जो वेवलेंथ है वो मैक्सिमम नहीं है रेडियो और माइक्रोवेव्स को छोड़ के, जिसकी वजह से वो लंबी दूरी तय नहीं कर पाती। उनकी मदद कौन करता है? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। हाउ मच इज द पोलर ऑर्बिट इंक्लिनेशन विद द अर्थ इक्वेटोरियल प्लेन? आपको बताया था कि जो ये पोलर ऑर्बिट है, भाई पोलर का जो ऑर्बिट है वो ये है, ये पोलर ऑर्बिट कहलाता है। और यहाँ पे कोई सैटेलाइट घूम रही हो और पूछा गया इस प्लेन से उसका एंगल कितना है, तू बता नहीं सकता कितना एंगल है? 90 डिग्री का है। ले, फॉर एन ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस वेटलेसनेस, क्या होगा उसके अंदर? सर उसका वेट नॉन जीरो होगा, हो ही नहीं सकता, वेट जीरो हो जाएगा। अरे वेटलेसनेस, बाहरहीनता का मतलब ही ये है, W जीरो है, तो पहला तो हो ही नहीं सकता। ये गुरुत्वाकर्षण के कारण कुछ नहीं होता। सर जी की वैल्यू जीरो हो जाती है, जी की वैल्यू ए के बराबर हो जाती है, ये कोई भी पार्ट नहीं होता। तो सर क्या है? इट हैज इनर्शिया। क्यों होता है मैं बता देता हूँ। जब बॉडी नीचे आ रही होती है तो ए की वैल्यू जी में हो जाती है, तो डब्ल्यू का फॉर्मूला होता है जी माइनस से, तो डब्ल्यू इक्वल टू एम जी माइनस जी, तो कितना आ गया? ये आ गया डब्ल्यू इक्वल टू जीरो, बाहरहीनता। 12th पॉइंट देखो, अ पर्सन सिटिंग इन अ चेयर इन अ सैटेलाइट फील्स वेटलेस बिकॉज, क्या रीजन होगा? सर क्योंकि अर्थ उसे सैटेलाइट को क्या नहीं कर रही है? अट्रैक्ट नहीं कर रही। नॉर्मल फोर्स लग रही है जो अट्रैक्शन को पास कर रही है, या उपग्रह में व्यक्ति की सैटेलाइट एक्सेलरेटेड नहीं है। अरे सैटेलाइट के अंदर तो ऑलरेडी आदमी उड़ता रहता, उड़ते हुए खाना पीना जो करना। तो देखो नॉर्मल फोर्स कितनी हो गई? जीरो हो गई। सामान्य बल कितना हो गया है? यहाँ शून्य हो गया। समझ आ गई बच्चा? समझो ध्यान से, अच्छे से तरीके से। अगला देखो क्या लिखा है, फ्रॉम द केपलर लॉ ऑफ ऑर्बिट वी कैन इन्फर दैट द सन इज लोकेटेड, ये तो बता दो, लोकेटेड एट वन ऑफ एट द सेंटर ऑफ द प्लैनेट्स ऑर्बिट। भाई प्लैनेट है वो घूम रहा है, उसका ऑर्बिट है, तो सन कहाँ रखा है सर? फोकस पे। तो एट वन ऑफ इट्स फोका, ये कहाँ रखा था? दो फोकस थे ना, F2 F1, तो ये कभी इधर भी रखा है कभी इधर भी, उन्हें भी कंफर्म नहीं था उस टाइम 1526 जब ये बाबर बाबर लड़ रहे थे, उन्हें भी नहीं था, तो फोकाई में से किसी एक पर। फोर्थ आता है, व्हाट इज द टाइम टेकन बाय द प्लैनेट टू स्विप? भाई अल्टीमेट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टाइम लेके देखो। बोला है कि 2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है उसके लिए टाइम लिया, कितना लिया जाएगा यदि 1 किलोमीटर स्क्वायर के लिए 36 घंटे लिए हैं। एक ग्रह द्वारा 2 मिलियन वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को तय करने के लिए कितना समय लिया जाएगा यदि 1 मिलियन किलोमीटर वर्ग के क्षेत्र को कवर करने वाला 36 घंटे है? याद करो सेकंड लॉ, सेकंड लॉ क्या कहता था सर? सेकंड लॉ ये कहता था यदि यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में t सेकंड लगे हैं और एरिया a कवर हुआ है, तो आने वाले अगले t सेकंड में भी एरिया कवर होगा। मतलब एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, तो मतलब एरिया 1 एरिया 2 इक्वल टू T1 अपॉन T2। सर एरिया कितना दे रखा है? पहला 1 इक्वल टू कितने? 36 घंटे। दूसरा निकालना है तो दूसरे के लिए एरिया कितना है? 2, और टाइम कितना है? T2। अब खुद सोच के देख T2 की वैल्यू कितनी आ गई? 72 घंटे। अरे जब एक के लिए 36 तो दो के लिए 72 घंटे।
क्योंकि डायरेक्टली है, आधा होता तो आधा हो जाता। बताओ भाई, ये तुम्हारे लिए होमवर्क है, दिस इज योर होमवर्क। और ये होमवर्क आप लोग मुझे बताएंगे कैसे, मैं आपको बता देता हूं। डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक दिया गया है जिसका मतलब है princesser.pdf। वहां पर जाएंगे और वहां पर जाने के बाद आप उस लिंक को क्लिक करते ही ये खुलेगा। यहाँ पे आप ऑब्वियस सी बात है उसे डाउनलोड करेंगे, ओपन का बटन आएगा। ओपन का बटन आने के बाद आप डिफेंस एनडीए की तैयारी कर रहे हैं तो सारे एग्जाम यही मिलेंगे। उसके बाद आपको इसके अंदर लाइक सपोज करो कम्युनिटी का ऑप्शन मिलेगा, नीचे होम मिलेगा, फिर कम्युनिटी माई कॉन्टेक्ट। आप प्रिंस सर दिख रहा है मेरा नाम, आप इसे क्या करेंगे, फॉलो का बटन दबाएंगे। फॉलो का बटन दबाने के बाद आप थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो आप यहाँ देखेंगे मेरी ये पूरी प्रोफाइल खुल के आ गई, जैसे इंस्टाग्राम के अंदर खुलती। तो अगर ये पूरी प्रोफाइल आपकी खुली तो आप इसे क्या कर सकते हैं, अब सारे टीचर्स को फॉलो कर सकते हैं और उनसे बातचीत कर सकते हैं और उनकी सारी चीज़ों को समझ सकते हैं, डाउट पूछ सकते हैं। तो ये था आपका एस्पेक्ट। अब मैं आपसे कुछ और बात करना चाहता हूँ। सपोज करो कि यार हाँ ठीक है, आज का सेशन था, आप लोगों को समझ आ गया, बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गया, ये कंसेप्ट भी समझ आ गया। लेकिन यदि आपको ये कंसेप्ट अभी समझ नहीं आया तो आप क्या कर सकते हैं, आप इस मेघदूत बैच को ले सकते हैं और कोड लगा सकते हैं Y715, जहाँ पे आपको 77% ऑफ मिलेगा। मतलब 30-40 हज़ार का बैच केवल और केवल आपको कितना 3000 या 2000 के लगभग अप्रोक्स इतना मिल जाएगा। और इसमें डबल वैलिडिटी, अल्टीमेट फैकल्टीज, SSB के सेशन, GTO के सेशन सब मिलेंगे। बात समझ आई? तो ये सारी फैसिलिटीज आपको केवल एक सिंगल ऐप और प्लेटफॉर्म के नीचे अवेलेबल है। तो मिलते हैं बच्चे, इस तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और इस पूरे टॉपिक जो वन शॉट के अंदर मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कराया है, इससे रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी होगी तो आप ऐप के अंदर डाल सकते हैं और मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग अड्डा 24/7। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।